अब देखिए ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखो जहां पे पहले प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, अब सिर्फ पीईजी रेशियो है। कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं पे एक सम आने का चांस होता है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लो, इसको आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कर लो। ठीक है, इस पे इस चैप्टर में से सम आने के चांसेस है। इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। यस। सो एज मेंशन अर्लियर, कंपनीज विथ हाई लो ग्रोथ रेट शुड ट्रेड एट द प्रीमियम। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब किसी कंपनी की ग्रोथ अच्छी है तो वो प्रीमियम पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, कंपेयर टू इट्स पेयर। हाउएवर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज लाइकली टू बी सब्जेक्टिव। तो ये सब्जेक्टिव है कि कितना प्रीमियम वो बढ़ना चाहिए, ये किसी को भी पता नहीं है। ठीक है, ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज कॉल्ड पीईजी रेशियो। ठीक है, इसमें ना कुछ आपको फालतू याद रखने की जरूरत नहीं, खाली इतना याद रखो, पीईजी रेशियो इज इक्वल्स टू पी रेशियो अपॉन ग्रोथ रेट। नीचे ग्रोथ डाल देनी है, ग्रोथ रेट डाल देना है। ग्रोथ रेट दिया हुआ रहेगा कि 5 का ग्रोथ है, 6 का ग्रोथ है, ऐसा दिया हुआ रहेगा। उसके नीचे पी रेशियो ढूंढ के निकालना है। अगर आपको ईपीएस और प्राइस दे रखे तो उससे पी ढूंढो, उसके नीचे ग्रोथ डाल दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशियो इज कॉल्ड पीजी रेशियो ओवरकम्स विद दिस प्रॉब्लम बाय फैक्टरिंग ग्रोथ रेट इन द इट्स कैलकुलेशन, कि कितनी ग्रोथ हुई है ये भी डाल देता है उसके अंदर। ठीक है, तो पी रेशियो क्या करेगा, पी रेशियो आपको पहले ढूंढना। जैसे एग्जाम में आपको एक ऐसा सम आएगा कि ईपीएस इज इक्वल्स टू 5 एंड प्राइस इज इक्वल्स टू 10। तो इससे आपको पीजी रेशियो निकालना है, ये ढूंढ के निकालना है बोलेगा। ठीक है, तो पीजी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्राइस डिवाइड बाय ग्रोथ। तो ग्रोथ का आपको एक यहाँ पे ग्रोथ का दे दिया होगा कि 2% की ग्रोथ है इसमें। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे पीजी रेशियो निकालने के लिए पहले तो पी रेशियो ढूंढोगे। पी रेशियो क्या आएगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस क्या है यहाँ पे दे रखी है 10, अर्निंग क्या है 5, तो आ गया 2। 2 का क्या आ गया यहाँ पे, पी रेशियो आ गया। अब पी रेशियो को लेके उसको डिवाइड कर दोगे ग्रोथ से, तो 2/2, पीजी रेशियो आ गया 1। ओके, गॉट इट। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ढूंढोगे। द पीजी रेशियो ओके, शायद आपको दिखा नहीं होगा, आप देख लीजिए इसको। ठीक है, पीजी रेशियो वाज द पीजी रेशियो इज डिफाइंड एज द ग्रोथ एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग रेशियो, करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइड बाय अर्निंग। अब देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला को डिवाइड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताया था पीजी रेशियो का फॉर्मूला है, पीई अपॉन ग्रोथ। ठीक है, तो पी का क्या फॉर्मूला है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो डिवाइड बाय ग्रोथ। बस ये यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे तो करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक, यहाँ पे देखो आप, करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर, और टोटल ब्रैकेट को, ये ब्रैकेट है टोटल, उसको डिवाइड कर दिया है ग्रोथ से। ठीक है, पीजी रेशियो वाज द टर्म कॉइन्ड बाय द पीटर लिंच एंड सेवी इन्वेस्टर एंड द फंड मैनेजर। इन्होंने ये डिफाइन किया है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, पीटर लिंच ने क्या किया है, तो आपको पता होना चाहिए। पीजी रेशियो देखा है। ही बिलीव दैट समटाइम्स अ हाई प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुड बी जस्टिफाइड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन द बिजनेस। कभी कभी क्या होता है, पी रेशियो बहुत हाई हो जाता है, मतलब बहुत हाई है, तो आप बोलते हो यार बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको ये भी देखना है कि उसकी ग्रोथ भी हुई है। तो ग्रोथ भी मैटर करती है कहीं ना कहीं पे, इस वजह से पीईजी रेशियो ढूंढ के निकाला हुआ है। हाउएवर ही आल्सो वांट दैट हाई ग्रोथ रिजिम में कंटिन्यू फॉर वेरी लॉन्ग टाइम एंड इन्वेस्टर शुड बी कॉशियस ऑफ दिस फैक्ट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लॉन्ग टाइम तक एक जो है हाई ग्रोथ फेज रहता है, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा पीटर लिंच और उसके जो साथी है उन्होंने बताया था। ही स्टेटेड दैट एज लॉन्ग एज द पीईजी रेशियो इज लेस देन 1। देखो ये जरूरी है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन एज लॉन्ग एज द पीईजी रेशियो इज लेस देन 1, बिजनेस में ट्रीटेड टू बी अंडर वैल्यूड। अगर पीईजी रेशियो 1 रुपए से कम है, यहाँ पे 1 आ गया रेशियो, बट अगर पीईजी रेशियो 1 रुपए से कम है, 1 से कम है, तो कहीं ना कहीं पे स्टॉक एक अंडर वैल्यूड है, मतलब आप उसको खरीद सकते हैं।
अच्छा स्टॉक है, मतलब प्राइस आप उसकी उसकी जो वैल्यू है वो सही है, ऐसा नहीं कि आप एक्सपेंसिव उसको खरीद रहे। अ स्टॉक विथ पी रेशियो इज सीन एज द ओवर वैल्यू। अगर किसी, यहाँ पे कुछ लाइन मिस हो गई क्या, अ स्टॉक विथ पी रेशियो, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है, बट 1 रुपए का जो एक से कम है तो ये है, और एक से ज्यादा है तो जो है ओवर वैल्यूड है, ये समझ लो। यहाँ पे कुछ लाइन मिस हो गई है। फॉर इंस्टेंट, एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, अ कंपनी विद अर्निंग पर शेयर 10, मतलब एक कंपनी है ए नाम की, उसका एक ए एल टी डी, ठीक है, उसका जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है, वो है 10 का। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो हाँ, एक कंपनी, उसका जो यहाँ पे दे रखा है कि हाँ, ईपीएस है 10 रुपए का, इस ट्रेडिंग एट द प्राइस ऑफ, उसकी प्राइस जो है वो है 120 रुपए, ठीक है। वाइल अनदर कंपनी विथ सेम ईपीएस, जो एक दूसरी कंपनी है बी, उसका ईपीएस 10 है, और उसकी जो प्राइस है यहाँ पे 120 रुपए है, यहाँ उसकी जो प्राइस है क्या है, 140 रुपए, 140 रुपए, ठीक है। द पी रेशियो ऑफ, पी रेशियो कैसे निकलेगा यहाँ पे, आपको पता है पी रेशियो कैसे निकलेगा, पी रेशियो यहाँ पे प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस, तो इसका पी रेशियो क्या है, 10 डिवाइड बाय 120, ठीक है, क्या आता है 1 डिवाइड बाय 12, कितना आ रहा है, 0.083। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या है यहाँ पे देखो, ईपीएस क्या है 10, तो नीचे 10 आना चाहिए ना, 120/10, मैं वही बोलूँ कुछ तो गड़बड़ है। तो इंटू 12 का यहाँ पे जो है पी रेशो है, ठीक है, इंटू 12 का पी रेशो है, तो इसका जो पी रेशो क्या आया, वो 12 आ गया यहाँ पे। हालांकि वो दे रखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे 12% यहाँ पे दे रखा है, और 14 दे रखा है। इसका क्या है पी रेशो, 14 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 14 है, ठीक है। सो 12-14 पी रेशो। अब यहाँ पे आप कौन सी कंपनी खरीदना चाहेंगे, ठीक है। सो 10, अगर आप इसको देखेंगे कहीं ना कहीं पे पी रेशो इसका कम है, तो आपके लिए ये अंडर वैल्यूड दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्टॉक जो है आपको लगेगा कि यार ये सही है स्टॉक खरीदना, क्योंकि कहीं ना कहीं पे पी रेशो कम है, तो हमें 12 रुपए देके 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे 14 रुपए देके 1 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं पे कंपनी ए हमारे लिए अच्छी है, तो 10 बेस्ड ऑन द पी रेशियो इट वुड बी हैप्पियर दैट द ए इज बेटर देन द इन्वेस्टमेंट फॉर द बी। तो ए कंपनी जो है ये बेटर है बी से, बट ये तब जब आपका खाली पी रेशियो आप देख रहे हैं। बट अगर आप however let us say ALTD expected to grow 10%, तो इसकी जो ग्रोथ है, अब यहाँ पे और दो नए आ गए, तो ये 10% से ग्रोथ करेगी, और ये जो कंपनी है ये 15% से ग्रोथ करेगी। यहाँ पे दे रखा है दो, 10% और 15%, यहाँ पे दो दे रखे हैं। तो कंपनी जो ए है वो 10% से ग्रो करेगी, कंपनी बी है जो 15% से ग्रोथ करेगी। तो उस केस में क्या देखा जाए, अब उस केस में हम लोग पीईजी रेशो निकालेंगे यहाँ पे। तो पीईजी रेशो आपको पता है क्या फॉर्मूला है, प्राइस टू अर्निंग रेशो डिवाइड बाय ग्रोथ। तो प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशो है 12 डिवाइड बाय यहाँ पे 10, ठीक है, राइट। ग्रोथ दूसरे का देखेंगे, ये कंपनी ए का है, ये कंपनी बी का हम लोग निकालेंगे यहाँ पे 14 डिवाइड बाय प्राइस टू अर्निंग रेशो 14 है और ग्रोथ 15 है, इसको भी निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आता है देखो यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है फॉर, यहाँ पे पीजी रेशो फॉर ए वुड बी द, ये एक पीजी रेशो है, ये एक पीजी रेशो है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है दोनों पीजी रेशो दे रखे हैं, तो इसके हिसाब से अगर जो जिसका कम पीजी रेशो रहेगा वो अंडर वैल्यूड रहेगी। यहाँ पे दे रखा है 12 डिवाइड बाय 10 दैट इज 1.2x, एंड यहाँ पे दे रखा है 14 डिवाइड बाय 15, ये देखो यहाँ पे दे रखा है 0.93x, ठीक है। अब कम किसका है रेशो, कम किसका है पीजी रेशो, यहाँ पे इसका कंपनी बी का, तो बी कंपनी कहीं ना कहीं पे सही है खरीदने के लिए। तो खाली पी रेशो देख के नहीं चलेगा, ग्रोथ एडजस्टेड पी रेशो आपको देखना पड़ेगा, और उससे आपको एक्चुअल चीज मालूम चलेगी कि क्या हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों, देखो
क्यों? क्योंकि ग्रोथ अगर ज्यादा है किसी स्टॉक की, उसके लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे ग्रोथ भी तो समझ में आ रही है। तो समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इस वजह से ये भी मैटर करता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग नई चीज आ रही है हमारे सामने, एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा। इबिटा, इबिटा, ओके, इसको ले लेंगे हम लोग इबिटा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, मैंने आपको बताया था पहले ही। प्राइस टू अर्निंग रेशो क्या आता है फॉर्मूला? प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग्स, ईपीएस। क्यों? क्योंकि टू है बीच में, तो नीचे बीच में डिवाइड आएगा, प्राइस और ईपीएस आ गया। वैसे यहाँ पे बिना नीचे फॉर्मूला मत देखो अभी, आप खाली नाम देखो। यहाँ पे ये नाम पढ़ो, एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा। टू है बीच में, तो ऊपर आएगी एंटरप्राइज वैल्यू, नीचे क्या आएगा? इबिटा। एंटरप्राइज वैल्यू कैसे निकालना, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, सो ईवी बाय इबिटा रेशो, समझ गया? फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ईवी बाय इबिटा रेशो, उसका फॉर्मूला है ईवी बाय इबिटा। बीच में टू है, इसके लिए डिवाइड आ जाएगा। ठीक है, अब बिजनेसमैन देखो, बहुत ही आसान चीजें हैं। अब यहाँ पे आपको इसमें से थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट आपको बोलेंगे ईवी बाय इबिटा निकालो, तो आपको पता होना चाहिए ईवी बाई ईबिटा का रेशो क्या है। ईवी निकालना पड़ेगा, फिर ईबिटा निकालना पड़ेगा, ईवी डिवाइड बाई ईबिटा कर देंगे, आ गया, खत्म। A business can be funded by various sources of capital including common equity, preference share capital and debt. तो ऐसा भी हो सकता है कि कॉमन इक्विटी, जब कोई बिजनेस चलता है तो वहां पे उसको बहुत जगह से पैसा आता है। तो उसके इक्विटी से आएगा, एक तो उसके प्रिफर्ड शेयर से आ जाएगा, या फिर डेप्ट मतलब लोन लेकर आ जाएगा। ठीक है, सिंस कॉमन इक्विटी हैज रेसिडुअल इंटरेस्ट, जो कॉमन इक्विटी है उसको स्पेशल इंटरेस्ट दिया जाता है। दे आर एंटाइटल्ड फॉर व्हाट दे लेफ्ट आफ्टर पेइंग ऑल, मतलब कि मतलब क्या है इसका, मैंने आपको बताया था, जब आपका सारे खर्चे निकल जाते हैं तो एंड में इक्विटी वालों को पैसा मिलता है, जो कि आपको मिलता है डिविडेंड के तौर पे या फिर ईपीएस के तौर पे। ठीक है, तो उससे पहले आपका इंटरेस्ट भी पे कर देंगे, डेप्रिसिएशन पे कर देंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन पे कर देंगे, उसके बाद में आपका अमोर्टाइजेशन पे कर देंगे, उसके बाद में आपका जो खर्चा हुआ कॉस्ट टू गुड सोल्ड आ गया, ठीक है, वो कर देंगे। सारे खर्चे निकाल निकाल के जो आखिरी में बचेगा वो रहेगा इक्विटी वालों का पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है देखिए, सिंस कॉमन इक्विटी हैज रेसिडुअल इंटरेस्ट दे आर एंटाइटल्ड फॉर व्हाट दे लेफ्ट पेइंग ऑल अदर्स, मतलब बाकी लोगों को पे करने में जो बचता है वो आपको मिलता है। द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन इक्विटी, द रेट ऑफ रिटर्न अर्न ऑन इक्विटी वुड बी अफेक्टेड बाय द, देखो, द रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय इक्विटी, जो इक्विटी वालों को जो पैसा मिला, ठीक है, जो इक्विटी वालों ने पैसा कमाया, रेट ऑफ रिटर्न अर्न बाय इक्विटी विल आल्सो अफेक्टेड बाय द करंट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जो करंट जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो करंट जो पैसा लग रहा है उसके ऊपर अगर ज्यादा लगेगा तो आपका जो रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न है, देखो सिंपल सी बात है, इस साल थोड़ा खर्चे बढ़ गए तो जो इक्विटी पे रिटर्न आया वो कम आया नीचे। अब वो इक्विटी पे, इक्विटी होल्डर्स को अगर पैसा कम मिल रहा है तो वहां पे वो कम ज्यादा होते रहेगा, अप डाउन होते रहेगा, यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो कहीं ना कहीं पे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी वुड बी अफेक्टेड बाय द करंट कैपिटल स्ट्रक्चर, जो करंट कैपिटल स्ट्रक्चर उसके ऊपर डिपेंड करता है ऑफ द बिजनेस। दस ईपीएस एंड इन द रेशियो सच एज द पी पीजी रेशियो, ये सब भी इंपैक्ट करेंगे। ईपीएस भी इंपैक्ट होगा उसकी वजह से, क्योंकि ईपीएस सबसे नीचे आता है, ईपीएस से निकलता है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, ईपीएस मतलब अगर ईपीएस कम आएगा तो यहाँ पे पी रेशियो बढ़ जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाली है। पीजी रेशियो भी इंपैक्ट करेगा, आर इंपैक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर ऊपर नीचे होगा तो यहाँ पे पीजी रेशियो, पी रेशियो, ईपीएस, इन पे अफेक्ट आएगा। तो ऐसे टाइम पे एंटरप्राइज वैल्यू इबिटा, एंटरप्राइज वैल्यू टू इबिटा रेशियो यहाँ पे यूज किया जाता है। रेशियो is valuation multiple, हाँ, enterprise value to EBITDA ratio is valuation multiple uses to assess the company's value। तो ऐसे टाइम पे कंपनी की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये वाला जो है रेशियो यूज करना होता है। रिलेटिवली टू रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबिट, आपको पता है इंटरेस्ट और टैक्स पे करने से पहले ईबिट होता है यहाँ पे, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, ये इबिटा है। दिस रेशियो इज वाइडली यूज्ड इन फाइनेंस। तो दोनों भी, एक तो आप ईवी बाय इबिटा कर लो,
या फिर ईवी बाय ईबिट कर लो, दोनों भी आप ये यूज कर सकते हैं, दोनों के फॉर्मूलाज दे रखे होंगे नीचे, ठीक है। अ लोअर ईवी बाय ईबिटा, लोअर, देखो ये जरूरी है यहाँ पे, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अ लोअर, a lower EV by EBITDA ratio might indicate that the company is undervalued। अगर EV by EBITDA रेशियो अगर कम है तो वैल्यू कंपनी जो है अंडर वैल्यूड है। अगर EV बाय EBITDA रेशियो ज्यादा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है। इसको आप ना एक नोट बनाओ, शॉर्ट नोट, उसमें ऐसे बना के रखना है सारे जो है ना, अगर ये कंपैरिजन जो होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये अगर आप कंपैरिजन याद करके जाओगे, जैसे इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड की प्राइस क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा तो बॉन्ड की प्राइस गिरेगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। या फिर ईवी बाई EBITDA हो गया, ये फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू पी रेशियो अगर ज्यादा है तो कंपनी ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। ये सब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। उस टाइम पे सारे जो पहले से सेशन देखो, पहले चैप्टर से देखो, हर एक चैप्टर मैंने बता रखा है ये सब चीजें, उन चैप्टर्स उन चीजों को नोट करो। हालांकि आखिरी 3 चैप्टर्स में ये सब चीजें आ रही, तो इनको नोट कर लेना, ठीक है। So a company with EV by EBITDA ratio a lower, ठीक है, a lower EV by EBITDA ratio might indicate that the company is undervalued and has a strong earning relative to the enterprise value। तो रिलेटिव एंटरप्राइज वैल्यू से अर्निंग बहुत ज्यादा है, ये दिखता है लोअर रेशियो के अंदर, ठीक है। और अगर हाइयर रेशियो, दैट मीन्स के जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो हाई है rather than the earnings, okay। तो हाइयर रेशियो कुड सजेस्ट दैट द कंपनी इज ओवर वैल्यूड है एंड हैज वीकर अर्निंग। सो अर्निंग से वो कम है रिलेटिवली टू एंटरप्राइजेस, तो एंटरप्राइज ज्यादा है और उसकी जो है अर्निंग्स कम है। समझ में आ रही चीजें, समझ में आ रही चीजें। द ई बाई EBITDA रेशियो इज पर्टिकुलरली हेल्पफुल बिकॉज द EBITDA एक्सक्लूड्स नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस और कैश एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कैश एक्सपेंसेस मतलब जहां पे पैसा जा रहा है और आ रहा है। डेप जो नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या आता है? नॉन कैश मतलब डेप्रिसिएशन, मतलब वो खाली बुक्स में है। अमोर्टाइजेशन मतलब जो कंपनी जो अमोर्टाइजेशन ठीक है, ये जो चीजें हैं ये बुक्स में है खाली। क्यों बुक्स में है? क्योंकि ये अभी कोई मशीन है आपकी, वो अगर घस रही है 10 साल बाद में उसको चेंज कराना पड़ेगा, तो ये इसका जो पैसा है वो 10 साल बाद में लगने वाला है, तो अभी वो खाली बुक्स में लिखा गया है, उसका पैसा अभी जाने नहीं वाला है, तो वो नॉन कैश एक्सपेंस में आता है, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन प्रोवाइडिंग क्लियर पिक्चर ऑफ द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है, आसान था। एंटरप्राइज वैल्यू टू सेल्स रेशियो सिंपल है, 2 लिखा है बीच में, ईवी डिवाइड बाय सेल्स आएगा यहाँ पे, खत्म हो गया, ठीक है। सो पी रेशियो ई बाई बिटा ईवी बाई ईबिट कैन नॉट बी अप्लाइड इफ द अंडरलाइंग प्रॉफिट मैट्रिक्स इज नेगेटिव। अगर प्रॉफिट नेगेटिव है, अगर किसी कंपनी का जो लॉस हो रहा है, पेटीएम नाम की कंपनी, उसका 1800 करोड़ का नुकसान हो रखा है सपोज, तो क्या उस पर ये माना जाएगा? क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है, तो जो रेशियो है वो भी नेगेटिव में जाएगा। समझ रहे आप? तो ऐसे केस में यहाँ पे सेल्स कभी नेगेटिव नहीं होती। 1 रुपए की तो सेल्स होगी, 2 रुपए की होगी, कोई कंपनी धंधा करेगी, नेगेटिव में जाएगा क्या? धंधा कभी नेगेटिव नहीं जाता, कुछ ना कुछ तो धंधा होगा ही, पर कम होगा। तो रेशियो कैन नॉट बी अप्लाइड इफ द अंडरलाइंग प्रॉफिट मैट्रिक इज नेगेटिव। अगर लॉस है तो उसमें ये पी रेशियो नहीं आएगा, ई बाई ईबिट नहीं आएगा। यहाँ पे पी रेशियो को चेंज कौन करता है? प्राइस टू सेल्स रेशियो, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो को अगर नेगेटिव है तो प्राइस टू सेल्स रेशियो से आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर भी वो चीज है। फर्दर इन द केस ऑफ कंपनीज दैट रिसेंटली मैनेज टू ब्रेक इवन, कोई कंपनी ब्रेक इवन पे है, प्रॉफिट नहीं कर रही है, या फिर द प्रॉफिट इज लाइकली टू मच लोअर इन द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल, के प्रॉफिट जो है बहुत कम है। इन सच केसेस द अबव मल्टीपल्स वुड टू हाई टू बी मीनिंगफुल। मतलब ये जो फॉर्मूला से ये काम के नहीं आएंगे, उस टाइम पे फिर आता है ईवी बाय सेल्स। ईवी बाय सेल्स, ठीक है। तो however EV by sales is suitable only in the cases of company that are likely to turn profitable and sustain such a profitability in future। तो ऐसा नहीं है कि अगर नुकसान हो रहा है कंपनी को और आप सेल्स देख के खाली अंदाजे लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट अगर आने वाले टाइम में, फ्यूचर में अगर प्रॉफिट ग्रोथ हो सकती है, तब यहाँ पे ईवी बाय सेल्स यूज करा जाता है। ईवी बाय सेल्स इज लाइकली टू मीनिंगफुल मैट्रिक इन सेल्स कैन, बिकॉज सेल्स कैन नॉट बी नेवर, सेल्स कैन नेवर बी नेगेटिव। तो इसमें आपको आ जाएगा कि डैश डैश
इज मीनिंगफुल व्हेन सेल्स आर नेगेटिव, व्हेन प्रॉफिट्स आर नेगेटिव. सो उस केस में आपको बताना चाहिए जो सेल्स वाले जो फॉर्मूलाज है वो यूज किए जाते हैं. If the company is loss making and turnaround is not likely in the foreseeable future, then the going concern nature of the company becomes doubtful. ठीक है. If the company is loss make कर रही है और turnover is not likely to, turnover मतलब क्या, sales ही, turnover is not likely to be foreseeable future, तो जो सेल्स है वो कोई इतनी खास नहीं है, तो उस टाइम पे फिर डाउटफुल है, फिर गोइंग कंसर्न कि चल पाएगी नहीं चल पाएगी ये पता नहीं. देयरफॉर दोस कंपनीज वुड हैव टू बी वैल्यूड एट द लिक्विडेशन वैल्यू. ठीक है, हो गया. आई होप इतना समझ में आ गया. अब नाउ एसेट बेस्ड वैल्यूएशन कितना बचा ये. एसेट बेस्ड वैल्यूएशन. ठीक है, अब हमने इससे पहले देख लिया, अभी अभी नए वैल्यूएशन स्टार्ट हो रहे हैं. एसेट बेस्ड वैल्यूएशन. ठीक है, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन मतलब क्या, द प्रीवियस सेक्शन लुक्ड एट द कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज पेड एंड व्हाट वी रिसीव्ड. तो क्या हमने पे किया और क्या हमको उसके लिए मिला of the earnings. In this section, asset will be replaced earnings and focus on the balance sheet variable to identify the value in the business. ठीक है, तो ये सेक्शन के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, जो अर्निंग्स है उसको एसेट से रिप्लेस कर देंगे और बैलेंस शीट के वेरिएबल्स के ऊपर फोकस करेंगे. रिटर्न ऑन इक्विटी, अब पहला है रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. देखो रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब क्या, नाम में ही है, रिटर्न ऑन इक्विटी. इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न कमा के दिया, इक्विटी के ऊपर कितना रिटर्न कमा के दिया. और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कितना पैसा लगाया और उसके ऊपर निकाल के दिया. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसके ऊपर मतलब, इसका मतलब क्या है, कितना पैसा लगाया, कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया और उसके ऊपर कितना रिटर्न आया. खत्म हो गया. यहाँ पे दो कंसेप्ट समझ में आ गई, सिंपल है. और मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा सम इन दो फॉर्मूलाज के ऊपर आपको आने वाले. तो आप ऐसे समझ लो सबसे मोस्ट आईएमपी सेक्शन है, इसको ध्यान से सुनो. रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एज डिफाइंड एज द प्रीवियस चैप्टर आर टू इंपॉर्टेंट रेशियो इन इन्वेस्टमेंट व्हिच आर कंप्यूटेड एज फॉलोज. आरओई का क्या फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट. मैंने आपको बताया था रिटर्न ऑन इक्विटी में क्या आता है, ऊपर नेट प्रॉफिट आएगा. और याद रखना है यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, हमेशा ऊपर ईबिट आएगा, ये याद रखो खाली. ठीक है, और डिवाइड बाय ऑब्वियसली रिटर्न ऑन किसके ऊपर है, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब नीचे क्या आएगा, इक्विटी आएगा. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो नीचे क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा. हालांकि कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपके लिए फॉर्मूला है डेप प्लस नेटवर्थ. राइट, यस, डेप प्लस नेटवर्थ आपके लिए फॉर्मूला, नेटवर्थ प्लस डेप. ठीक है, या इक्विटी प्लस डेप आप कर लो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो क्योंकि नेटवर्थ ही इक्विटी होती है ना, नेटवर्थ ही इक्विटी है. राइट, डेप प्लस इक्विटी, डेप प्लस नेटवर्थ, ये कंफ्यूज किया गया आपको, पर ये चीज को समझ लो. रिटर्न टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है नेटवर्थ प्लस डेप, तो ये समझ में आना चाहिए. आरओसी का क्या फॉर्मूला है, ईबिट डिवाइड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, आरओसी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. तो रिटर्न ऑन कैपिटल, तो रिटर्न क्या है, ईबिट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना कैपिटल. यहाँ पे डेप्ट आता है, इसके लिए इंटरेस्ट लिया गया है यहाँ पे. समझ में आ गई बात. ओके, देखो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे सिर्फ इक्विटी है, इक्विटी कैपिटल नेटवर्थ है, इसके लिए यहाँ पे ईबिट नहीं, इंटरेस्ट नहीं लिया गया है. यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट लिया गया है खाली. लेकिन यहाँ पे ईबिट है, इंटरेस्ट और टैक्स इसके लिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे डेप्ट का भी इंक्लूड हुआ है. समझो चीज को, आ गया ना समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ. ठीक है, आरओई एंड आरओसी इंडिकेट्स हाउ वेल बिजनेस आर अलोकेटेड टू इट्स कैपिटल. आरओई और जो आरओसी है वो बताते हैं कि आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड किया गया है उसके लिए बिजनेस ने कितना कैपिटल एम्प्लॉयड किया, और व्हाट आर द रिटर्न्स ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द इक्विटी एंड इक्विटी लॉन्ग विथ डेप्ट रिस्पेक्टिव. तो डेप्ट लेकर कितना कंपनी कमा रही है, जितना पैसा लेकर क्या है वो दिखाया जाता है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये मुझे नहीं लगता है कि इसका जरूरत है, लेकिन सिंपल है ना. देखो सिंपल सी बात है,
क्या है फॉर्मूला इसका, ये नहीं आता है एग्जाम में, मैं भी बोल देता हूँ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब रिटर्न मतलब क्या है, कितना पैसा कमाया कंपनी ने, अर्निंग्स डिवाइड बाय इन्वेस्टमेंट कैपिटल। एक चीज बता दूं मैं आपको, जब भी आपको रिटर्न वर्ड आएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऊपर रिटर्न आएगा मतलब प्रॉफिट आएगा। देखो प्रॉफिट आ गया ऊपर, प्रॉफिट आ गया ऊपर, प्रॉफिट आ गया ऊपर। अब आप बोलेंगे जयेश भाई यहाँ पे क्यों ईबिट दे रखा है, फिर ईबिट इसके लिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे आप डेप्थ को इंक्लूड कर रहे हो, तो डेप्थ का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट आ गया, बस यही चीज है। ठीक है, अभी ठीक है, खत्म हो गया है ये फॉर्मूला। जरूरी नहीं है इन दो फॉर्मूला को याद कर लो, ये एग्जाम में बार बार सम्स आपको आने वाले हैं, याद रखना, बार बार आपको इसको पढ़ना है, याद रखना। ठीक है, अभी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, ये सबसे जरूरी रेशो होता है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशो। प्राइस टू बुक वैल्यू, मेरे क्या बोले, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, प्रॉफिट बेस्ड ऑन वैल्यूएशन सच एज द पी, ईवी बाय EBITDA, फोकसेस ऑन द हाउ मच इन्वेस्टर हैज टू इन्वेस्ट टू अर्न यूनिट ऑफ प्रॉफिट। देखो प्राइस टू बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब क्या, अगर आज कंपनी वाइंड अप हुई तो कितना पैसा मिलेगा, और मैं कितना अगर आज कंपनी वाइंड अप हुई तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, लेकिन अगर मुझे वो कंपनी को खरीदना है तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, ये इसका मतलब है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो ऑन द अदर हैंड फोकसेस ऑन हाउ मच इन्वेस्टर नीड्स टू पे, नीड्स टू इन्वेस्ट टू द गेन ऑनरशिप इंटरेस्ट, मतलब उसकी जो ऑनरशिप इंटरेस्ट है उतना। बुक वैल्यू मतलब आज के दिन की बुक वैल्यू मतलब क्या है, अगर कंपनी वाइंड अप हुई, कंपनी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो एसेट बेच के, सब कुछ बेच बाच के कितना आपके पास में आएगा, तो वो कंपनी जो उतना पैसा, मतलब अगर 400 रुपए है और आप 600 रुपए दे रहे हो, तो उसके ऊपर से आपको प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो आएगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ द इक्विटी। ठीक है, और उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है, प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। इसको कैसे निकाला जाता है मैं दिखा देता हूं आपको, देखो सिंपल सी चीज है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, इस फॉर्मूला को याद रखना, इसको याद रखना। देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा कि प्राइस टू बुक वैल्यू बताओ, प्राइस टू, सॉरी जस्ट सेकेंड, हाँ प्राइस टू बुक वैल्यू निकालो, तो कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, उसमें कुछ वैल्यूज अलग ही दे रखी होंगी। ठीक है, तो प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब क्या, बुक वैल्यू देखो मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट, प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, बुक वैल्यू प्राइस, यहाँ पे अगर हम लोग इसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कर दें, एक मिनट, बुक वैल्यू का फॉर्मूला पहले बताता हूँ मैं आपको। बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू नेटवर्थ डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। लिख लो भाई इसको, बहुत जरूरी है, बहुत समय, दो कम से कम 2 से 3 सम आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, देखो बुक वैल्यू निकालने का है तो नेटवर्थ डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स करना है। नेटवर्थ ही क्या है, इक्विटी है, समझ लो नेटवर्थ ही क्या है, इक्विटी है। इक्विटी डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर करोगे तो बुक वैल्यू आ जाएगी, फिर प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे इसको हटा दो, यहाँ पे प्राइस को बुक वैल्यू से डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा प्राइस टू बुक वैल्यू। लेकिन मैं अगर आपको बोलूं, देखो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको लेंगे, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कर दें, इसको भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कर दें, दोनों को भी यहाँ पे, तो पता है क्या आएगा, प्राइस को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग कर देंगे तो प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होता है, मार्केट कैप, राइट, मार्केट कैप। और बुक वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये जो आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं ये डिवाइड में है, यहाँ पे चले जाएगा, बुक वैल्यू इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या आ जाएगा, नेटवर्थ। समझ में आ रहा है ना, या इक्विटी, नेटवर्थ या इक्विटी, समझ में आ गया। सॉरी देखो, अगर फिर से समझा देता हूं, देखो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू, पर बुक वैल्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेटवर्थ डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ओके, पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं, नेटवर्थ डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो फिर से लिया, दोनों को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया, तो प्राइस को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एम कैप। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और बुक वैल्यू को भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, नेटवर्थ आ गया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताया है। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला एक दूसरे से रिलेट करता है। अब यहाँ पे देखो, फिर से आ जाते हैं हम लोग हमारे चैप्टर के ऊपर, जो जहाँ पे हम लोग थे। ओके, यहाँ पे देखो अभी क्या लिखा हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय बैलेंस शीट ऑफ इक्विटी। इक्विटी मतलब क्या, नेटवर्थ, वही वही जो मैंने अभी आपको बताया, वही मार्केट कैप डिवाइड बाय नेटवर्थ, और प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय प्राइस टू बुक वैल्यू है, इसके लिए प्राइस डिवाइड बाय बुक वैल्यू। इसको भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग से डिवाइड करेंगे, इसको भी नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को भी, तो इसका आ जाएगा मार्केट कैप, इसका आ जाएगा इक्विटी। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, इतनी पंचायत क्यों करी, मैं आपको खाली ये यहाँ पे बोल देता ये फॉर्मूला याद कर लो बस हो गया, खत्म हो गया। तो ये इतनी पंचायत करने की क्या जरूरत, मुझे क्यों इतनी आपको बताना जरूरी था। ये इसके लिए जरूरी था क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कैसे आता है, एग्जाम में आपको प्राइस दे देंगे, एग्जाम में आपको इक्विटी दे देंगे और आपको बोलेंगे मार्केट कैप निकालो। एग्जाम में आपको मार्केट कैप दे देंगे, प्राइस दे देंगे, बोलेंगे इक्विटी निकालो। एग्जाम में आपको इक्विटी और मार्केट कैप दे देंगे, बोलेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू निकालो। ये तीनों चारों में से या फिर बुक वैल्यू दे देंगे खाली, या फिर आपको पता है क्या करेंगे, आपको उलझा देंगे पूरा। इसमें आपको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दे देंगे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दे देंगे, बोलेंगे ये 1 लाख है, 1 लाख है, और आपको बाकी क्या देंगे खाली, उसके साथ में आपको दे देंगे नेट इक्विटी दे देंगे और मार्केट कैप देंगे। तो इन दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, फिर ये दोनों निकलेंगी, फिर इससे ये निकलेगा, या फिर मतलब ये कंफ्यूजन आपके लिए क्रिएट कर देंगे, या फिर बुक वैल्यू दे देंगे आपको और मार्केट कैप दे देंगे, फिर आपको 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, और फिर इसको डिवाइड करके आपको प्राइस टू बुक वैल्यू मिलेगा। एग्जाम में ये सब चीजें होंगी, हालांकि इसको 14 चैप्टर में मैंने अच्छे से कवर अप किया है, सो डोंट वरी, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। अभी के लिए आप इस चीज को टेंशन मत लो। हालांकि इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है शायद नीचे, देखिए, ओके, दे रखा है, देखो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग यहीं पर ही। नीचे मत देखो, यहाँ पे मत देखो, अब ये देखो, इमेजिन कंपनी एबीसी एलटीडी हुज शेयर्स ट्रेडिंग एट 100 रुपीज। तो प्राइस क्या है, ट्रेड कहाँ कर रहा है, 100 रुपीज पे पर शेयर। ओके, मार्केट, द बुक वैल्यू ऑफ पर शेयर ऑफ द कंपनी इज कंपनी, हाँ बुक वैल्यू क्या है, 50 दे रखी है, बुक वैल्यू दे रखी है 50। तो प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो निकलेगा यहाँ पे 002। ओके, एंटरप्राइज वैल्यू ईवी टू कैपिटल इंप्लॉयड, अभी ये वापस से वैसा, ये इंटरप्राइज वैल्यू को कैपिटल इंप्लॉयड रेशियो लिया, तो कैपिटल इंप्लॉयड क्या है आपको बताया था मैंने, नेटवर्थ प्लस डेप्ट, ठीक है, और एंटरप्राइज वैल्यू क्या है, ऊपर ईवी, बस आ गया फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे देखो ईवी इज इक्वल, और ईवी का भी फॉर्मूला है मार्केट कैप प्लस टोटल डेप्ट माइनस कैश इक्विवेलेंट। मतलब क्या है, मार्केट कैप, इसका मैंने पूरा बता रखा है आपको, ईवी का फॉर्मूला कैसे देखना है, ईवी एंटरप्राइज वैल्यू आपको पूरा अच्छे से बताया था। एंटरप्राइज वैल्यू इज टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इक्विटी डेप्ट माइनस कैश, मतलब जो कैश हटा के जो वैल्यू बचती है, अगर आज के दिन में किसी को देनी है कंपनी, तो मार्केट कैप और टोटल डेप्ट मिला के उसको दे देंगे कि भाई इतना इतना तेरे को कंपनी का, आज के दिन में कंपनी बेचनी है तो इतना पैसा दे और कंपनी ले जा, तो वो एंटरप्राइज वैल्यू हुई। तो एंटरप्राइज वैल्यू डिवाइड बाय नेटवर्थ प्लस डेप्ट, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बताया था टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला है, ठीक है, एक सेकेंड, एसेट माइनस लायबिलिटीज, एसेट माइनस लायबिलिटीज को भी नोट कर लो, एसेट माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। एसेट माइनस लायबिलिटीज और नेटवर्थ प्लस डेप्ट, ये दो फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड के, नोट कर लो। क्यों, कहाँ काम आएंगे ये, आपको एसेट दे देंगे, लायबिलिटीज दे देंगे, और उससे बोलेंगे आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। तो पहले आपको रिटर्न निकालना, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेकेंड, ईबिट, ईबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड आप पहले निकालोगे, उसका फॉर्मूला क्या है, एसेट माइनस लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है एसेट माइनस लायबिलिटीज, नेटवर्थ प्लस डेप्ट, ठीक है, याद रखो। दो फॉर्मूलाज आ गए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, देखिए अभी हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे आप मत देखो, खाली इसको देखो। यहाँ पे लेट्स से कंपनी XYZ हैज द फॉलोइंग फिगर्स, मार्केट कैप है 500 करोड़ का, ठीक है। अब 500 करोड़ का मार्केट कैप है, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और 500 करोड़, ये आ गई मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो ऐसे करना है,
नहीं तो एग्जाम में कि जीरो के खराब करके आओगे, एक जीरो से पूरा चेंज हो जाता है, फिगर भी ऐसे देते हैं ना, वो एक दूसरे से मैच करते हैं। ठीक है, टोटल डेप्ट क्या है 200 करोड़ का, तो 200 करोड़ का क्या है डेप्थ टोटल। ठीक है, कैश एंड इक्विवेलेंट क्या है 50 करोड़ का। ठीक है, हालांकि इन जीरो का अभी कोई यूज ही होने नहीं वाला है, देखो क्यों बताता हूँ मैं आपको। ये तीन चीजें दे रखी है ना यहाँ पे, तो आपको ईवी तो निकल गया है यहीं पर ही। तो मार्केट कैप क्या है 500 का, माइनस सॉरी प्लस 200 माइनस 50 कैश इक्वलेंट कितना आ गया, 500 700 650, 650 सीआर का आपका ईवी आ गया। ये तो समझ में तो एक कंपनी अगर खरीदनी है आपको तो ईवी 650 का है, 650 करोड़ दो कंपनी खरीद लो। टोटल एसेट क्या है कंपनी के, यहाँ पे दे रखे हैं एसेट्स, तो कितने हैं वो 800 करोड़ के हैं एसेट्स। ठीक है, ठीक है 800 करोड़ के क्या है एसेट्स हैं यहाँ पे। लाइबिलिटीज क्या है, ऐसे लिख लेना एग्जाम में भी, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं पाओगे। 200 सीआर की लाइबिलिटीज हैं। अब कैपिटल इम्प्लॉयड क्या आएगा फिर उसके हिसाब से, कैपिटल इम्प्लॉयड क्या आएगा यहाँ पे, इम्प्लॉयड क्या आएगा यहाँ पे, ऑब्वियसली एसेट माइनस लाइबिलिटीज, 800 माइनस 200 मतलब ये आ गया 600, 600 सीआर के टोटल कैपिटल इम्प्लॉयड है। अब फॉर्मूला क्या है, क्या निकालने के लिए बोला आपको, आपको बोला है रिटर्न ईवी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो यहाँ पे। ठीक है, तो ईवी बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है 600 सीआर का, 600 का ना, हाँ ये 600 का। ईवी क्या है, ईवी क्या है 650 का, तो 650 डिवाइड बाय 600, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, 1.08। ओके, गॉट इट, समझ में आ गया आपको। तो 1.08 का इसका कैपिटल। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, हार्ड नहीं है। एग्ज़ाम के ओवर अगर आप ये सब चीज़ों को समझ लेते हो, एक बार अच्छे से नोट कर लेते हो, लिख लेते हो, तो मुझे नहीं लगता है किसी एंगल से आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए। सो आगे बढ़ते हैं अभी। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 पार्ट 4। इस वीडियो को देखने से पहले जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, कमेंट कर दीजिए, एक आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं। चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके पहले एक और चीज के कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे कि एक पार्ट मिस हो गया, ये पार्ट मिस हो गया। एक्चुअली आपका वर्कबुक और मेरा वर्कबुक अलग है। मैं पुराने वर्कबुक से आपको सिखा रहा हूँ, जब मैंने एनरोल किया था उस टाइम का वर्कबुक मेरे पास में था एंड उस वर्कबुक से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब आपके पास में जो वर्कबुक है वो थोड़ा सा अपडेटेड है, तो उसमें कुछ कंसेप्ट नए ऐड हो चुके हैं, तो शायद से स्किप हो गए होंगे। कुछ पार्ट मेरे से खुद से भी स्किप हुआ था, नोट्स बनाते वक्त टीम मेंबर्स ने उसको स्किप कर दिया था। तो अगर कुछ पार्ट स्किप है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, उस टॉपिक्स का नाम भी लिखो साथ में, ताकि मैं समझ पाऊँ आपको क्या मिसिंग है। तो मैं इन वीडियोस के लास्ट में, मतलब जब ये वीडियोस खत्म होंगे, चैप्टर नंबर 14 खत्म होगा, तो उसके लास्ट में सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, तो वहां से आप उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, रही बात जो लोगों को मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, आपने देखे होंगे कमेंट्स में कि उन लोगों को जो एमसीक्यू मैंने दिए थे यूदेमी से मैंने बोला था आपको सब्सक्राइब करने के लिए, उसका उन्हें बहुत फायदा हुआ है, हद से ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि उनके फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकल रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सम एग्जाम में आने वाले हैं उसी टाइप के सम की प्रैक्टिस होगी, जो न्यूमेरिकल्स या जो एमसीक्यू जो भी आने वाले हैं वहां पे, वो एमसीक्यू एग्जैक्टली उसी टाइप के एमसीक्यूज यहाँ पे कवर अप होंगे और काफी हद तक आपको वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। 600 एमसीक्यूज का जो है वो पूरा सेट है, आप उसको सॉल्व करके जाते तो एग्जाम आपका क्लियर होगा। बाकी मैंने 99% यहाँ पे आपको थियोरेटिकल कवर करवा दिया है। ठीक है, रही बात जो एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने, तो उसके लिए लास्ट में जो है चैप्टर नंबर 14 भी ऐड किया हुआ है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको एमसीक्यू को सब्सक्राइब करिए, देन चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है, सो बढ़ते हैं आगे बिना किसी देरी के। एंड सबसे पहले देखेंगे अभी हम लोग नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू तो आपने सुना ही होगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं, आपने कहीं ना कहीं पे ये नाम सुना होगा, एनएवी। जब आप कोई म्यूचुअल फंड लेते हो, आपने देखा होगा म्यूचुअल फंड आप लेते हो कोई भी, तो आपको एक एनएवी मिलता है। ठीक है, वो एनएवी क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। बट ये डायरेक्टली एसेट माइनस लाइबिलिटीज है क्या, क्योंकि एसेट माइनस लाइबिलिटीज तो होता है, क्या होता है लाइबिलिटीज, एसेट माइनस लाइबिलिटीज तो होता है नेटवर्थ या फिर इक्विटी। क्या ये वही है क्या, नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो जो नेट वैल्यू एसेट ऑफ इक्विटी
इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटिटी ऑफ एन एंटिटी, जो मार्केट वैल्यू है ऑफ एन एंटिटी एसेट माइनस, मतलब जो एसेट्स हैं वो मार्केट वैल्यू ऑफ एंटिटी के एसेट्स हैं, ठीक है। जो मार्केट वैल्यू है उसकी, एंटिटी जो है उसके एसेट्स की मार्केट वैल्यू माइनस द वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटीज, ठीक है। तो एक XYZ एंटिटी है, उसके एसेट्स की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू उसमें से उसके लायबिलिटीज हटाने, और लायबिलिटीज नहीं हटाने, खाली वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज हटानी। ओके, गॉट इट। तो थोड़ा सा बस चेंज है, हालांकि ये एग्जाम में आपको नहीं आने वाला है इसके बारे में। ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या आ सकता है मैं आपको बताऊं, इसमें आएगा एनएवी का लॉन्ग फॉर्म क्या है, नेट एसेट वैल्यू, दैट्स ऑल। और बहुत आसान है, मुझे लगता है अगर आप स्टॉक मार्केट में है तो एनएवी के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में है तो एनएवी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। नहीं पता है तो म्यूचुअल फंड का जो सेक्शन था स्टार्टिंग में मैंने बताया था, जब म्यूचुअल फंड के बारे में बताया तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक एनएवी मिलता है, नेट एसेट वैल्यू मिलती है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू और द नेटवर्थ ऑफ द इक्विटी। मैंने आपको बताया नेटवर्थ से अलग है, बुक वैल्यू से अलग है। अब बुक वैल्यू क्यों आ गया, आप बोलेंगे बुक वैल्यू क्यों, देखो नेटवर्थ को जब हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमें मिलता है बुक वैल्यू पर शेयर, ठीक है। बुक वैल्यू पर शेयर मिलती है हमको। तो यहां पे वही लिखा था, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बुक वैल्यू से और नेटवर्थ से डिफरेंट है ऑफ इक्विटी इज वन ऑफ यूजिंग एज वन इज यूजिंग मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट टू अराइव द एनएवी, ठीक है। जो एक है वो मार्केट वैल्यू कर रही है एसेट की, मैंने आपको बताया मार्केट वैल्यू जो है एसेट की जो है एंटिटी की जो है वो मार्केट वैल्यू यहाँ पे देखी जा रही है, ठीक है। जो मैंने भी बताया आपको, नेटवर्थ में एसेट माइनस लायबिलिटीज होता है, बट यहाँ पे वैल्यू ऑफ जो एंटिटी है उसका वैल्यू यहाँ पे देखा जा रहा है एसेट्स का। The net value may be represent the current value of the total equity. The net asset value may represent the current value of the total equity. जो नेट एसेट वैल्यू होती है, एनएवी जो होती है, मे रिप्रेजेंट द करंट वैल्यू ऑफ द टोटल इक्विटी। जो टोटल इक्विटी है उसका जो करंट वैल्यू है वो यहाँ पे दिखा रहा है। और इट मे बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर टू कंप्यूट नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, ठीक है। तो जो नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, देखो नेट एसेट वैल्यू, ठीक है, ये नेट एसेट वैल्यू है। और नेट आउटस्टैंडिंग शेयर से हम लोग कर देंगे इसको डिवाइड, शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट एसेट वैल्यू पर शेयर, ठीक है। वही यहां पे लिखा, नेट एसेट वैल्यू पर शेयर को कंप्यूट करने के लिए हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग से, किसको, टोटल इक्विटी को, जो कि करंट वैल्यू ऑफ टोटल इक्विटी जो कि नेट एसेट वैल्यू। क्लियर है? इतना क्लियर है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ, हमेशा मेरा ट्राई होता है कि मैं आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाऊं ताकि आप लोगों को एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आए। आप इस सब चीज़ों को लिख लिया करो एक बार पेज के ऊपर अपने, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी द वैल्यूएशन क्या है यहाँ पे, द वैल्यूएशन मेथोडोलॉजी इज यूज्ड इन सम बिजनेसेस विच आर एक्सट्रीमली एसेट ओरिएंटेड सच एज अ रियल एस्टेट, शिपिंग, एविएशन। तो जो रियल एस्टेट में यूज की जाती है, शिपिंग में यूज की जाती है, एविएशन में यूज की जाती है, जहाँ पे एक्सट्रीमली एसेट्स आर ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। जो एसेट्स होते हैं वो ओरिएंटेड होते हैं, उन जगह पे यहाँ पे यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कुछ आएगा, बट स्टिल आप थोड़ा सा याद कर लो। एनएवी जो है ज्यादातर यूज किया जाता है रियल एस्टेट के अंदर, शिपिंग के अंदर, एविएशन के अंदर, ठीक है। सो आई होप इतना आपको क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे ऑदर मैट्रिक्स की तरफ। ऑदर मैट्रिक्स की तरफ हम लोग जाएंगे अभी, ठीक है। यस, ऑदर मैट्रिक्स इन एडिशन टू अबव, जो ऊपर दिए गए मैट्रिक्स है उसमें और एडिशन करके देर आर मेनी there are many valuation ratios that an analyst may employ depending upon the industry and the scenario. This includes following. देखो पहले बता दूं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है, ऑदर मैट्रिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला है। इसको नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली ओके, ठीक है। प्राइस एम्बेडेड वैल्यू, दिस मैट्रिक इज यूज स्पेसिफिकली फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। तो जो प्राइस एम्बेडेड वैल्यू, दिस मैट्रिक इज यूज स्पेसिफिकली फॉर द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी।
याद रखना है प्राइस एम्बेडेड वैल्यू होते हैं वो इंश्योरेंस कंपनी के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। एम्बेडेड वैल्यू रिप्रेजेंट द करंट वर्थ ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो। जो आने वाला फ्यूचर में, जो देखो इंश्योरेंस कंपनी है, आने वाला फ्यूचर में जो कैश फ्लो है उसको देखती है, कितना रिस्क है, ठीक है, जो रिस्क कितना एडजस्ट किया गया है, ठीक है, रिप्रेजेंट द करंट वर्थ ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम द पॉलिसीज दैट लाइफ टाइम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज टू बी प्लेस। ठीक है, तो जो एम्बेडेड वैल्यू होती है ये इंश्योरेंस कंपनी इसको यूज करती है। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट मेजर फॉर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, सो एनालिस्ट ऑफ्टन यूज दिस रेशियो। ठीक है, तो जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होती है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है अगर इनकेस की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सा रेशोज यूज करती है, तो उसके अंदर आपको प्राइस टू एम्बेडेड रेशो। ठीक है, प्राइस टू एम्बेडेड रेशो कौन यूज करता है इसको? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यूज करती है। ठीक है, प्राइस एडजस्टेड बुक वैल्यू। ठीक है, प्राइस एडजस्टेड बुक वैल्यू, एडजस्टेड बुक वैल्यू इट इज द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट माइनस देयर फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। यहां पे एक और फॉर्मूला आ रहा है, देखो एडजस्टेड बुक वैल्यू, इसका फॉर्मूला क्या है? इज द फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ द कंपनीज एसेट माइनस द फेयर वैल्यू, देखो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट माइनस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। वही फॉर्मूला है, एसेट माइनस लाइबिलिटीज, खाली यहाँ पे फेयर वैल्यू है, उसके ऊपर इक्विटी वैल्यू था। ठीक है, तो जो प्राइस एडजस्टेड बुक वैल्यू होती है उसमें फेयर वैल्यू यूज की जाती है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ इस पर क्वेश्चन नहीं आने वाला है, मैं आपको लिख के देता हूँ, इस पर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल हमें समझना है, हमें कंसेप्ट समझनी है, तो इसके लिए हम लोग समझ रहे हैं। अनलाइक रेगुलर बुक वैल्यू, एडजस्टेड बुक वैल्यू ऑल्सो कंसिडर्ड आइटम नॉट शोन ऑन द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो आइटम्स नहीं दिखाई गई हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। दिस मैट्रिक इज ऑफ्टन यूज्ड टू एवेल्यूएट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसीज को ये कैलकुलेट करने के लिए होता है। इस पे शायद से आ सकता है, तो वैसे तो ये एमसीक्यूज में आपको कवर हो जाएगा। एनबीएफसीज जो है कौन सा रेशो यूज करती है, तो वहां पे आता है प्राइस, कौन सा मैट्रिक यूज करती है, प्राइस एडजस्टेड आएगा यहाँ पे, तो वो एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन मिल जाता है, तो उसको वहां पे सिलेक्ट करना। अभी क्या होता है, पढ़ते वक्त आप ये समझ लेते हो, लेकिन उस टाइम पे कहीं ना कहीं पे इशू होता है। बट एक ही मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनबीएफसी के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने देखा था जो कि रेशो के ऊपर ही था। ठीक है, ईवी बाय कैपेसिटी। ठीक है, समटाइम्स अ कंपनीज फाइनेंशियल डेटा माइट नॉट शो इट्स ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो जो कंपनी का जो डेटा है वो फाइनेंशियल डेटा वो सही दिखाता नहीं है, तो उस केस में दिस इज दिस कॉमन इन स्टार्टअप और कंपनीज। देखो जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, जो कंपनीज होते हैं, वो हाई वैल्यूएशन लेने के लिए गलत अपना फाइनेंशियल डेटा वहां पे दिखाया जाता है उनके तरफ से। तो इन दैट केस इट कैन बी बेटर टू यूज ऑपरेटिंग मैट्रिक्स इंस्टेड ऑफ द फाइनेंशियल वंस। ओके, तो उस टाइम पे ऑपरेटिंग मैट्रिक्स यूज करना ज्यादा सही होता है रादर देन फाइनेंशियल वंस। फॉर एग्जांपल, अ लार्ज स्टील प्लांट दैट इजंट करंटली ऑपरेटिंग माइट बी वैल्यूड बेस्ड ऑन इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, तो कोई एक कंपनी है जो कि उसके प्रोडक्शन जो उसका कितना प्रोडक्शन होगा इसके ऊपर वैल्यूएशन तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो कंपनी ने ऑपरेट करना स्टार्ट नहीं किया है, तो क्या वो फेयर है, वो क्या सही है, नहीं है वो। तो ऐसे केस में आपको जो है ऑपरेटिंग मैट्रिक्स के ऊपर ध्यान देना है rather देन फाइनेंशियल के ऊपर। ऑपरेटिंग मैट्रिक्स क्या है कंपनी का, उसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है, इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ मैंने आपको बताया एनबीएफसी का एक आ सकता है मैक्सिमम, बाकी इसमें से मुझे तो लगता नहीं कि आपको याद करने भी कुछ, याद रखने की भी कुछ जरूरत है। इस लाइन को खाली आप लिख लोगे ना, जो मैंने अभी आपको बताई थी एनबीएफसी वाली, मोर देन इनफ है इतने पूरे पॉइंट के अंदर। मुझे नहीं लगता है उसके अलावा आपको कुछ करना भी चाहिए इसमें। ठीक है, बट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना जरूरी था। रिलेटिव वैल्यूएशन क्या है? रिलेटिव वैल्यूएशन वही वापस सेम चीज, क्या आप रिलेट कर रहे हो किसी चीज से, पढ़ो इसको, खुद से पढ़ सकते हो क्या, मुझे सिखाने की जरूरत है क्या? वही सब चीजें। रिलेटिव वैल्यूएशन इज द इजी रिलेटिव वैल्यूएशन इज इजी टू अंडरस्टैंड, वी यूज ऑफ्टन अवर इन वही डेली लाइफ में आप यूज करते हो। दिस मेथड इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ समथिंग बाय लुकिंग हाउ सिमिलर आइटम्स आर प्राइस्ड। मैंने आपको बोला ना, आपके आसपास जो चीजें, जैसे अभी आपको घर बेचना है, जैसे अभी फ्लैट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको,
तो वही एग्जांपल बस ये है, ठीक है। अ कॉमन एग्जांपल इज व्हेन यू आर बाइंग हाउस, वही देखो वही एग्जांपल है, यू चेक द प्राइस ऑफ द सिमिलर हाउसेस, तो आसपास के हाउस जो सेम हाउसेस है उसकी आप प्राइस देखते हैं। इसमें क्या होता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर क्विकली एस्टिमेट वैल्यू विदाउट डूइंग लॉट ऑफ कैलकुलेशन और मेकिंग मेनी अजम्पशन। ज्यादा आपको अजम्पन नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना, कोई थ्योरी फॉलो नहीं करना, आपको सिर्फ जो है देखना है कि भाई मेरा घर इतना स्क्वायर फुट का है, सामने वाला भी इतने स्क्वायर फुट का है, एसी सेम एरिया में है, सोलर भी लगा है, ये भी लगा है, वो भी लगा है, फर्निश भी है, सब कुछ है, तो वो जितने में बिका है उससे थोड़ा ज्यादा मैं बेचूं। उसने एक साल पहले बेचा तो मैं अभी एक साल बाद में बेच रहा हूँ, तो मुझे और थोड़ा सा 1 लाख ज्यादा मिलेगा। ये चीज है। हाउएवर इट इन्फ्लुएंस बाय द करंट मार्केट मेथड, मार्केट मूड, जो करंट मार्केट मूड होता है उससे भी इन्फ्लुएंस करता है, विच माइट बी ओवरली पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। दैट्स व्हाई इट्स अ गुड आइडिया टू लुक एट द थिंग्स लाइक हाईएस्ट, लोवेस्ट एंड द एवरेज प्राइस व्हेन यूजिंग द रिलेटिव वैल्यूएशन। रिलेटिव वैल्यूएशन देखते हुए आपको हाईएस्ट, लोवेस्ट और द एवरेज प्राइस देखना जरूरी है, ठीक है। यू कैन also compare earnings, you can also compare earnings, asset value over a several years, or with the similar business, जो आपका जो बिजनेस एक्सवाइजर और एक और बिजनेस एबीसी, दोनों भी एक जैसे ही है लगभग लगभग। तो इसका कितना अर्निंग हो रहा है, उसका कितना कैश फ्लो है, ठीक है, आने वाले टाइम में ऐसा ही कैश फ्लो क्या हमारे बिजनेस का भी रहेगा, तो उस हिसाब से इस बिजनेस की भी इतनी वैल्यू होती है। तो रिलेटिव वैल्यूएशन इस तरीके से वर्कआउट करता है। दिस कंपैरिजन माइट कम फ्रॉम द स्टॉक मार्केट कॉल्ड ट्रेडिंग मल्टीपल्स, ठीक है, और फ्रॉम द सिमिलर डील्स। तो जो ट्रांजैक्शन होते हैं मल्टीपल, उन ट्रांजैक्शंस को देख के आप किसी भी जो है एसेट की जो है वैल्यू पता कर सकते हो। सिंपल सी बात है, किसी बड़े ट्रेडर ने, जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं बोल सकते, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, उसको लगता है कि यार नहीं, एप्पल में मुझे जो है 10% स्टैक ले लेना चाहिए, तो कहीं ना कहीं पे वो बाय कर रहा है, तो हम लोग भी सोचते हैं यार इतना बड़ा आदमी कुछ तो सोच के ले रहा होगा एप्पल को। तो वो चीज़ है यहाँ पे। आई होप आपको ये चीज़ तो क्लियर होगी एंड समझ आ रही होगी। ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था इसके अंदर भी। सेम मैंने रिलेटिव वैल्यूएशन आपको ऑलरेडी 2 से 3 बार सिखा दिया है, बहुत बार सेम रिपीटेडली आ रहा है। रिलेटिव वैल्यूएशन के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन आएगा थ्योरी में, तो उसको आप आराम से कर सकते हैं, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। रिलेटिव वैल्यूएशन ज़्यादा हार्ड नहीं। सम ऑफ द पार्ट्स मतलब क्या है? अब ये देखो, सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन मतलब क्या हुआ? सम ऑफ द पार्ट्स वैल्यूएशन मतलब के अलग अलग पार्ट्स में पहले वैल्यू करना और इन तीनों को प्लस कर देना, ठीक है। क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ट्राइडेंट ग्रुप है, ट्राइडेंट 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 नाम की कंपनी ग्रुप है। ट्राइडेंट ग्रुप में क्या था, अलग अलग बिजनेस है, ठीक है, उनका होटल्स है और भी बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे अलग अलग, टेक्सटाइल है, ठीक है, और भी बहुत सारे। अब क्या होटल्स का, टेक्सटाइल का और भी जो भी रहेंगे बिजनेस, क्या सबका वैल्यूएशन आप एक ही बार में कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। आपको पहले होटल्स का अलग करना पड़ेगा, टेक्सटाइल का अलग करना पड़ेगा, इसका अलग करना पड़ेगा, इसका अलग, सब इन चारों को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। देखो यहाँ पे देखिए हम लोग, मेनी बिजनेस ऑपरेट एज अ क्लस्टर। मैंने आपको बताया बहुत सारे बिजनेस से क्लस्टर में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, ऑफ द बिजनेस रादर देन द वन बिजनेस। एक बिजनेस के जगह पे रिलायंस, जैसे रिलायंस का भी एक एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईटीसी हो गया, एलएनटी हो गया, अदर कॉर्पोरेशंस हैव मेनी डिफरेंट बिजनेसेस अंडर द वन अम्ब्रेला। एक ही अम्ब्रेला में, मेरी अम्ब्रेला की डायग्राम, ठीक है, एक ही अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे बिजनेस यहाँ पे रन हो रहे, मतलब एक ही बिजनेस है पूरा, उसके अंदर बहुत सारे बिजनेस है, छोटे 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 छोटे, एक ही कंपनी के अंडर। तो ऐसे टाइम पे द बेस्ट वे टू वैल्यू दिस बिजनेस इज टू वैल्यू ईच बिजनेस सेपरेटली। हर एक बिजनेस को अलग अलग सेपरेटली वैल्यू करना, एंड देन डू सम ऑफ द वैल्यूएशन। तो जो वैल्यूएशन किया है उसको सम कर देना। दिस मेथड ऑफ वैल्यूइंग कंपनी बाय पार्ट एंड देन एडिंग देम टू द एडिंग देम इज नोन एज द सम ऑफ द पार्ट। सिंपल, खत्म हो गया। नाम से ही समझ जाओ, सम ऑफ द पार्ट्स, जो पार्ट्स है उनका सम करना किसमें, वैल्यूएशन में। तो बस खत्म हो गया। तो वैल्यूएशन करो अलग अलग पार्ट्स में एंड हो गया क्लियर। अदर वैल्यूएशन पैरामीटर्स इन न्यू एज इकोनॉमी, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है अभी, इसमें खाली एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। समटाइम्स पीपल वंडर ऑन वैल्यूएशन ऑफ द न्यू एज बिजनेस सच एज ई कॉमर्स। जो नए नए बिजनेस आते हैं, ई कॉमर्स हो गए, कंपनीज, टेक कंपनीज हो गए, व्हाट्सएप, जोमैटो, लिंक्डइन, फेसबुक, इनके वैल्यूएशन करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको जैसे इसका एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको कि
पहले वैल्यूएशन के मैट्रिक्स कुछ अलग थे, लेकिन जैसे ये कंपनीज आती हैं इनके वैल्यूएशन क्या आप उन्हीं मैट्रिक्स से कर सकते हो क्या? ठीक है, जैसे बाटा इंडिया का बाटा इंडिया के शूज है, ठीक है, इंडिया के शूज है, तो शूज कितने बिक रहे हैं इसके ऊपर जो है वैल्यूएशन किया जाएगा, कितनी सेल्स हो रही है, ठीक है, सेल्स हो रही है उसके ऊपर किया जाएगा। लेकिन क्या फेसबुक का आप कितनी सेल्स हो रही है इसके ऊपर करेंगे क्या? उसका एड से कितना रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है, लिंक्डइन से कितने लोगों को वो जॉब दिलवा रहे हैं, ठीक है, उससे जोमेटो का कितना जो है वो लोग सेल्स कर रहे हैं, या सेल्स बोल सकते हैं, या फिर कितने ऑर्डर्स जो है डिलीवर कर रहे हैं उसके ऊपर है, ठीक है। व्हाट्सएप का एड्स का ही रिवेन्यू है, एड्स का नहीं है व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप कैसे रिवेन्यू जनरेट करता है? व्हाट्सएप कैसे रिवेन्यू जनरेट करता है? व्हाट्सएप भी एड्स से ही रिवेन्यू जनरेट करता है, मुझे लगता है, राइट। अभी एड से जनरेट करने लगा, पहले कुछ और तरीके थे इसके। पहले आई गेस मुझे लगता है व्हाट्सएप का एक बार प्रीमियम आया था, देखिए आपको याद होगा, आया, उन्होंने कोशिश की, लेकिन किसी ने चलाया नहीं, तो किसी ने पे किया नहीं, तो फिर वो बंद हो गया। वो भी कोई पे करता नहीं था उसको, मंथली प्रीमियम आता था, फिर अपडेट करो तो वो चले जाता था। तो इस तरीके सबके वैल्यूएशन करने के तरीके भी अलग है, सबकी अर्निंग सोर्स भी अलग है, अर्निंग का देखने का तरीका भी अलग है, और उसको वैल्यूएशन करने का भी तरीका। Honestly speaking, it is difficult to put numbers together to arrive at the valuation at which these transactions are happening. तो जो नंबर्स है सबके अलग अलग होंगे, मैं अलग तरीके से किसी चीज का वैल्यूएशन कर रहा हूँ, आप किसी अलग तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। इन नंबर्स को एक साथ में पुट करना और एक कंक्लूजन निकालना, आपका कंक्लूजन कुछ अलग होगा, मेरा कुछ अलग होगा, आप कुछ और गलत चीज देखेंगे, मैं कुछ अच्छी चीज देख लूंगा, तो मैं उसको अच्छा वैल्यूएशन दूंगा, आप उसको गंदा वैल्यूएशन देंगे। We may call it our own limitation to understand the valuation proposition। हमारा अपना एक अलग लिमिटेशन है, हम अलग तरीके से समझते हैं वैल्यूएशन को। Without attempting to do impossible task, let us said that the new age economy people use absolutely new parameters language, जैसे कि eyeballs हो गए, कितने व्यूज आए हैं, पेज रिव्यूज कितने आ रहे हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदे तो उसके रिव्यूज जाके देखते हैं अमेजोन के अंदर। फुटफॉल मतलब दुकानों पे कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। एआरपीयू फुटफॉल मतलब मॉल में भी कितने लोग, मॉल में कितनी भीड़ है उसके ऊपर भी होता है, ठीक है। एआरपीयू मतलब इसका कुछ लॉन्ग फॉर्म नंबर ऑफ यूजर्स, ठीक है। एआरपीयू मतलब शायद से इसका लॉन्ग फॉर्म हमें देखना पड़ेगा, मैं भूल चुका हूँ अभी। आप बोलेंगे जश भाई क्या आप ही भूल गए? यस, भूल जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आप उसका बट उसका लॉन्ग फॉर्म शायद से एआरपीयू लॉन्ग फॉर्म। मैं क्यों इसको ढूंढ रहा हूँ पता है आपके सामने? एवरेज रिवेन्यू पर यूजर, ठीक है, एक यूजर कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है ये पता है कौन यूज करता है? एआरपीयू, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, ठीक है, उनके यूजर्स है, लेकिन बहुत सारे सिम्स डीएक्टिवेट है। तो यहाँ पे ये शायद से आपको याद होगा, एआरपीयू, ये फुटफॉल, ये पेज फॉल, ये सब मैंने डिस्कस किया था पहले आपके साथ में। आई गेस ये 4th या 5th चैप्टर में हुआ है। कंपनी कंपनी एनालिसिस, ये कंपनी एनालिसिस 10th चैप्टर में भी हुआ है, सॉरी ये कौन सा चैप्टर, 7th चैप्टर में भी हुआ है, 8th चैप्टर में भी शायद से हुआ है, इन दोनों में से एक में हुआ है, या फिर कंपनीज या इंडस्ट्री एनालिसिस में ये हुआ है, राइट। कंपनी या इंडस्ट्री में ये हुआ है। मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था पहले, सो आई होप याद होगा, बट इसका लॉन्ग फॉर्म याद रखो प्लीज, एवरेज रिवेन्यू पर यूनिट। एआरपीयू आएगा तो समझ लेना कि रिवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, और ए फॉर एवरेज है, अब याद रहेगा आपको, ए फॉर एवरेज है, ये याद रखना। ए फॉर एआरपीयू का ए एवरेज है, एवरेज रिवेन्यू पर यूनिट। एक यूनिट एक आदमी जो एक पर्सन जो है कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, एक यूनिट या कितना रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। ऑल क्लियर? मैं गेस कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गई हैं चीजें। जस्ट अ सेकंड, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं हम लोग, और इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। ओके, ठीक है। कहाँ थे हम लोग अभी? यहाँ पे कैपिटल एसेट, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं स्क्रीन के हिसाब से। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ये हमने डिस्कस किया था ना 10.5 में, जाके देखो सेक्शन 10.5 में इसको डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी।
ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन क्या है, सिंपल सी बात है, वैल्यूएशन करने का आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों कर रहे हो आप ऑब्जेक्टिव, क्योंकि सबका अलग अलग रीजन हो सकता है ऑब्जेक्टिव करने का। कभी कभी बैंक्स बोल देती हैं कि वैल्यूएशन करके लाओ, आपको लोन चाहिए तो आप वैल्यूएशन तो करके लाओ अपने बिजनेस का, कि आप बिजनेस पे लोन ले रहे हो। या कभी कभी आप कंपनी बेच रहे हो तो वैल्यूएशन करना पड़ेगा कि भाई आपको पता नहीं कि मेरे कंपनी का वैल्यू कितना है, कितने में बेचनी चाहिए। या फिर कोई कंपनी खरीद रहा है या शेयर्स आप खरीद रहे हो, एज ए इन्वेस्टर आप किसी में बड़ा पैसा डाल रहे हो तो उसका वैल्यूएशन आप करोगे। तो ये वैल्यूएशन के अलग अलग रीजंस होते हैं, वो भी हमने डिस्कस किए थे चैप्टर के स्टार्ट में। वैल्यूएशन माइट सीम्स ऑब्जेक्टिव बिकॉज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन है, सबके कैलकुलेशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन करने का तरीका अलग हो सकता है, हाउएवर इट इज एक्चुअली वेरी सब्जेक्टिव प्रोसेस, सब्जेक्टिव प्रोसेस है, सबका अलग अलग वैल्यूएशन हो सकता है। दिस मेथड यूज टू, एक सेकेंड ना, the method used often really on inputs that the method used often rely on inputs that are based on the personal judgment। ये रिलाई करता है आपकी पर्सनल जजमेंट के ऊपर, एंड देर आर नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर दिस, कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है इसको वैल्यूएशन करने का, सब कुछ अलग अलग है। वैल्यूएशन टाइम टाइम चेंज भी होता है, किसी कंपनी का वैल्यूएशन आज 1 लाख रुपए तो जरूरी थोड़ी उसका वैल्यूएशन 10 साल बाद में 1 लाख रहेगा, वो 10 लाख भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वैल्यूएशन बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। वैल्यूएशन इज नॉट परमानेंट, इट कैन चेंज सिग्निफिकेंटली इफ द बिजनेस सर्कमस्टेंसेस चेंज। अगर सर्कमस्टेंसेस चेंज हो रहे हैं बिजनेस के, तो ये जो वैल्यूएशन है ये भी चेंज होती जाएगी। इट इज इन समरी देयर इज नो एग्जैक्ट वैल्यू फॉर द बिजनेस, कोई भी बिजनेस की वैल्यू नहीं है कोई भी स्पेसिफिक, वो चेंज हो सकती है। किसी को रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा लगता है, किसी को लगता है कि नहीं यार ये बहुत ओवरबॉट हो चुका है, इसको अब नहीं खरीद सकते, डर लगता है उसको, वो रादर देन किसी और अच्छे स्टॉक की तरफ जाएगा, वो आईटी स्टॉक्स पसंद करेगा, वो एफएमसीजी को पसंद करेगा, ठीक है, एफएमसीजी को पसंद करेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हर एक पर्सन की चॉइस अलग है, पर्सन की वैल्यूएशन करने का तरीका अलग है, एंड जस्ट बिकॉज द वैल्यूएशन मॉडल इज कॉम्प्लेक्स डजंट मीन इट्स एक्यूरेट। तो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स होता है वैल्यूएशन मॉडल, सो डजंट मीन इट इज एक्यूरेट, ये हमेशा एक्यूरेट ही रहेगा। बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है वैल्यूएशन करने में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लेक्स आपने सॉल्व कर लिया तो आपको सही वैल्यूएशन मिल गया, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वैल्यूएशन हमेशा अलग अलग होता है। इट माइट ओनली क्रिएट मिसलीडिंग सेंस ऑफ प्रिसेशन, ठीक है, तो अलग अलग मिसलीडिंग प्रिसेशन क्रिएट करता है ये। तो आई होप इतना क्लियर है अब आपको। ठीक है, प्रीजन्स है ये, प्रिसेशन नहीं है, प्रीजन्स है, आई एम रियली सॉरी, प्रीजन्स, ठीक है। ओके, सम इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या है, अभी देखो आपके जो बुक में दे रखी है कंसिडरेशन, ये अलग लैंग्वेज में, थोड़ा सा हार्ड लैंग्वेज में उसको बनाया, मैंने इसको इजी लैंग्वेज में लिखा है अपने हाथों से। इफ द बिजनेस इज, देखो यहाँ पे आप ये पढ़ने के अंदर उसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बट वो पढ़ के दिखाओ। अभी आप एक काम करो, इस वीडियो को पॉज करो, उनको पढ़ो एक बार, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट पहले फिर ये वीडियो देखो, फिर वापस से उसको पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। If business is highly profitable, the book value of the share, the book value of its share might be less important। अगर कोई बिजनेस बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है तो उसकी जो बुक वैल्यू है वो लेस इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। बट इफ द बिजनेस हैज लो प्रॉफिटेबिलिटी देन बुक वैल्यू हैज मोर क्रूशियल। तो ये चीज याद रख लो, आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। कैसे आएगा यहाँ पे, अगर प्रॉफिट कंपनी का हाई है तो उस केस में जो बुक वैल्यू है वो लेस इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो कहीं पे। और अगर प्रॉफिट कंपनी का लो है तो बुक वैल्यू की जो है बुक वैल्यू इज हाईली इंपॉर्टेंट, इसको लिख लो कहीं पे कागज पे साइड में अपने नोट्स में, ठीक है। आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर। सिंस ओनिंग शेयर मीन्स ओनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट होल्ड करते हो अपने पास में, छोटा सा एक पार्ट अपने पास आपके पास में है, बट जब आप वैल्यूएशन करोगे तो क्या आप उस छोटे से पार्ट की करोगे, क्या आप पूरे बिजनेस की करोगे वैल्यूएशन। तो वही यहाँ पे चीज बता रखी है, ओनिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस
since owning share means owning part of the business, to value share properly you need to assess the value of entire business. जो पूरा business है उसकी value देखनी है आपको. The true value of the company for the private owner, its enterprise value, not just the market capitalization. तो जो private owner है इलन मस्क है ट्विटर का, तो जो प्राइवेट ऑनर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पे उनके लिए एंटरप्राइज वैल्यू मैटर करती है, ना कि मार्केट कैपिटलाइजेशन मैटर करती है. द प्राइस टू अर्निंग रेशियो, द पी रेशियो कैन बी मिसलीडिंग फॉर कंपनीज विथ लॉट ऑफ डेप्ट. ठीक है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है कैन बी मिसलीडिंग फॉर द कंपनीज विथ लॉट ऑफ डेप्ट. ठीक है, जो पी रेशियो है ये बहुत ही मिसलीडिंग हो सकता है अगर ज्यादा डेप्ट है. तो अगर कंपनी ने ज्यादा लीवरेज ले रखा है, डेप्ट ले रखा है, लोन करके रखा है, तो उस टाइम पे पी रेशियो की वैल्यू कम हो जाती है. इट्स इंपॉर्टेंट टू कंसीडर, वो मिसलीडिंग हो जाती है, सॉरी कम नहीं हो जाती, मिसलीडिंग हो जाती है. इंपॉर्टेंट टू कंसीडर डेप्ट लेवल. अगर आप कोई भी पी रेशियो का एनालिसिस करें तो डेप्ट लेवल का एनालिसिस करना जरूरी है आपके लिए. फोकस ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स. कंसोलिडेटेड मतलब आपको पूरा जो कंसोलिडेटेड है, दो कंपनीज हैं, सॉरी एक कंपनी है और वो उसके अंडर दो और कंपनीज हैं, तो जो आप फाइनेंशियल देखेंगे वो पूरा कंसोलिडेटेड देखना है, ना कि स्टैंडअलोन देखना है. यहाँ पे मैंने बताया था स्टैंडअलोन क्या होता है और कंसोलिडेटेड क्या होता है. इसमें मैंने आपको अच्छा खासा प्रैक्टिकली दिखाए थे नंबर्स. ठीक है, विच इंक्लूड्स एंटायर बिजनेस. तो एंटायर बिजनेस का आपको नंबर्स फाइनेंशियल नंबर रादर देन टेकिंग स्टैंडअलोन. स्टैंडअलोन नंबर नहीं लेने. ठीक है, पे बताया था ना मैंने आपको, कंसोलिडेटेड मतलब पूरे जो कंपनी के अंदर जितने भी छोटे छोटे कंपनी है सबका, और स्टैंडअलोन मतलब खाली एक उस छोटी कंपनी का, बाकी जो बड़े बड़े जो जिस कंपनी का वो पार्ट है उसका कुछ भी नहीं रहेगा उसके अंदर. ठीक है, या कोई सब्सिडरीज है वहां का कोई भी डेटा नहीं आएगा उसके फाइनेंशियल्स में. आई होप इतना क्लियर है. ठीक है, पे अटेंशन टू रिटर्न ऑन इक्विटी rather than the earning per share. EPS से ज्यादा आपको रिटर्न ऑन इक्विटी भी करना है, बिकॉज EPS doesn't account for the profit that are reinvested in the business. तो जो रीइन्वेस्टेड होता है बिजनेस में वो EPS में अकाउंट नहीं होता है. while leverage using borrowed money, मतलब अगर आप लीवरेज हैं, डेप्ट आपने लोन उठा रखा है, borrowed money मतलब लोन ले रखा है, कैन इंप्रूव ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा सकता है. क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, ROC मतलब क्या कि ROC मतलब क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कि जितना कैपिटल लगा रखा है उस बिजनेस के ऊपर, कैपिटल जो लगा रखा है उसके ऊपर कितना रिटर्न जनरेट हुआ. ठीक है, बट ROE मतलब क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी तो इसमें जो कैपिटल लगा रखा है उसमें डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों आ जाते हैं. इसमें डेप्ट आता, इसमें खाली इक्विटी आता है. अब फर्क ये है कि अगर इन दोनों में ज्यादा फर्क आ रहा है दैट मीन्स के लोन ज्यादा है, क्योंकि अगर ROE और ROC सेम है लगभग दैट मीन्स के लोन बहुत कम है. समझो आप चीज को. while leverage the borrowed money can improve ROE, too much leverage is risky. ठीक है, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड ROE. ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC और ROE. ROC shows the true return on the all capital. मैंने आपको बोला है all capital मतलब कि उसमें इक्विटी प्लस डेप्ट, all capital ये आ गया, टोटल पैसा जो लगा है उसके ऊपर आ गया. और ROE मतलब क्या है, इट ओनली skewed by the high leverage. ROE मतलब कि खाली सिर्फ इक्विटी का होना. ठीक है, आइडियली ROC अगर बहुत हाई लिवरेज है तो उस केस में नंबर्स बहुत डिफरेंस हो जाएंगे, एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे. इसके लिए चीज यहाँ पे लिखी हुई है. आइडियली ROC एंड ROE शुड बी क्लोज अलाइन. मैंने आपको बताया ROC और ROE के ऊपर फिक्स 2 से 3 एग्जांपल आएंगे, आपको याद रखना है. आपको ROC ROE शुड बी क्लोजली अलाइंड इफ देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, इट शुड रेज कंसर्न एंड प्रॉम्प्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन. अगर ज्यादा डिफरेंस है ROE और ROC के अंदर तो एक कंसर्न क्रिएट होता है, तो ये भी चीज को समझना है. तो एज ए रिसर्च एनालिस्ट आपको ये चीज पता होनी चाहिए. ठीक है, अब जो है आप अपने नोट्स में जाओ और ये जो नीचे वाले पॉइंट्स है इसको पढ़ के देखो, तब आपको समझ में आएंगे. पहले अगर आपने पढ़े होंगे तो वो समझ में नहीं आते हैं, तो ये प्रॉब्लम है. इजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने का मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि मेरी तरफ से मैं आपको इजीएस्ट लैंग्वेज में समझा पाऊँ चीज़ों को, ताकि आप उनको समझ पाओ. ठीक है, अब मैं गेस कर रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 10 जो कि वैल्यूएशन प्रिंसिपल, बहुत बड़ा चैप्टर था एंड ये आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिला होगा इसमें और समझने को भी काफ़ी कुछ मिला होगा. राइट, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे.
चैप्टर नंबर 11 की तरफ। उससे पहले आप इसमें असाइनमेंट्स में नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करते ही नहीं है, तो उसका टोटली यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है, तो मैंने वो छोड़ दिया है करना। अब आप अपने खुद से इसको पढ़िए, समझिए चीज़ों को, एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, एंड एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में कमेंट करके मुझे बताइए कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। एंड बढ़ते हैं आगे 11th 12th और 13 चैप्टर की तरफ। उसके बाद में 14 चैप्टर पे हम लोग सारे एमसीक्यूज लेंगे, और 15 चैप्टर के अंदर हम लोग सारे केस स्टडीज लेंगे। तो इसमें आपका सब कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा मुझे लगता है जहाँ तक। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि लाइक आपने मेरा टेलीग्राम या ट्विटर देखा है मेरी। उसके बाद में डेली मॉर्निंग कैसे एक रिस्क रिवॉर्ड बना के हम लोग एक ट्रेड करते हैं प्रॉपरली, जिससे बड़ा लॉस नहीं हो। तो ये जो स्किल्स हैं ये अगर आप में भी आने चाहिए तो ये कोर्स आपके लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये कोर्स में आप कैसे सीखेंगे वो सब चीजें, कैसे आप एक प्रॉपर बाय सेल टारगेट स्टॉप लॉस पकड़ पाएंगे किसी भी स्टॉक से, कैसे आप इंडेक्स ट्रेडिंग, कैसे आप जो है स्टॉक में ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये सब चीजें इस कोर्स में कवर होंगी। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो को आप पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। इसके एंड में मैं इसका फीस भी बताऊंगा, कोर्स में क्या क्या चीजें होने वाली ये भी बताऊंगा, कैसे आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक ध्यान से देखिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज के जो हमारा जो कोर्स है वो टोटल 5 डेज में होगा। सो 5 डेज में हमारा कोर्स होने वाला है, मतलब ये नहीं कि आपको 5 डेज में ही खत्म करना है, ऐसा नहीं है। आप अपने टाइम के हिसाब से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आज आपने डे 1 कंप्लीट किया है जो 3 घंटे का है, तो आप डे 2 अपने हिसाब से कभी भी अपने हिसाब से लाइक 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि लाइक आपको इसको उसी दिन खत्म करना है या उसी टाइम पर आपको खत्म करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो उसके बाद में अगर आप देखेंगे ध्यान से यहां पर के मैंने जो कोर्स को डिवाइड किया है 5 डेज में डिवाइड किया है, तो इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है देखिए। पहले 4 दिन में आपको 4 अलग अलग स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, जिसमें सब कुछ चीजें इंक्लूड होंगी। मैं आपको बताता हूं ये स्ट्रैटेजीज किस चीजों पर डिपेंड होंगी या फिर क्या, लेकिन इन स्ट्रैटेजी में प्रॉपरली बाय कहां करना है, सेल कहां करना है, टारगेट कहां रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेज करना है, कितना क्वांटिटी डालना है, ये तक डिफाइन होगा। सब कुछ चीजें इन स्ट्रैटेजी में अच्छे से, हर स्ट्रैटेजी का रिस्क रिवॉर्ड जो है वो 1:2 जो है 5 है। कुछ पैटर्न्स होंगे जो मैं आपको दूंगा, उनको एज इट इज फॉलो करना है। अगर पैटर्न बनता है तो ट्रेड करना है, पैटर्न नहीं बनता है तो सिंपली छोड़ देना है। आपने देखा होगा कि लाइक मैं बहुत बार कभी कभी ऐसा होता है कि लाइक मैं ट्रेडिंग छोड़ देता हूं उस दिन के लिए। वो क्यों छोड़ता हूं? बिकॉज मार्केट समझ नहीं आता है, डायरेक्शन समझ नहीं आती है, पैटर्न्स खराब हो जाते हैं। तो पैटर्न्स क्या है ये मैं आपको इस कोर्स में बताऊंगा। पैटर्न्स में सब कुछ चीजें होंगी, इंक्लूड रूल्स होंगे। उन रूल्स को आपको एज इट इज फॉलो करना है। और मैं मानता हूं अगर आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो आपको 95% एक्यूरेसी मिलती है। और हालांकि अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते तो 80 से 90% तक आपको एक्यूरेसी मिलती है। आपने एक्यूरेसी देखी है चैनल में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद में आपको 5th डे में जो है एक स्कैनर मिलने वाला है। स्कैनर मतलब क्या? देखिए बहुत लोगों का एक कंफ्यूजन होगा कि लाइक स्कैनर और स्क्रीनर दोनों में कंफ्यूजन होता है। तो ये चीज आप समझ लो कि स्क्रीनर मतलब कि आपको दिखाएगा कि लाइक हाई वॉल्यूम, लो एंड ये टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स एंड ये सब चीजें वो स्क्रीनर में आती हैं। स्कैनर मतलब क्या? स्कैनर मतलब वो सारे स्टॉक्स को स्कैन करेगा और आपके सामने जो हमारे पैटर्न्स बन रहे हैं वो आपके सामने रख देगा। तो हमारा एक डैशबोर्ड है, उस पर आप सीधा जो है आपको वहां पे आ जाएंगे। ये 5 स्टॉक जो है आपका फर्स्ट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, ये जो 2 स्टॉक ये अलग स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और ये जो स्कैनर रहेगा ये मेरा खुद का बनाया हुआ स्कैनर है। और एक और चीज कि ये जो स्कैनर है ये लाइफ टाइम आपके लिए फ्री रहेगा इस कोर्स में। तो ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपसे 5 डेज का कोर्स करवा रहा हूं उसके बाद में मैं आपसे बोल रहा हूं कि लाइक यार आपको अलग से कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो कोर्स है ये पूरा जब जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं इसका फीस आप पे करेंगे, इसका कोर्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ये स्कैनर आपके लिए फ्री रहेगा। देन ये जब 5 डेज का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा केस स्टडी वीडियोस मिलेंगे मेरे तरफ से, जो कि रहेंगे 3-3.5 घंटे के या 4 घंटे के। और इसमें और कुछ वीडियोस भी इसमें ऐड होने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि लाइक ये जो कोर्स है ये पूरा किस सेगमेंट पे अवेलेबल है, लाइक के इंडेक्स में आप करवा रहे हो सर? या यस, इंडेक्स में भी होगा लेकिन अभी तक उसके वीडियोस ऐड नहीं हुए हैं। बट यस, जो कैश सेगमेंट पे ये पूरा कोर्स पूरा टोटली डिपेंड करता है कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, कहां से ऊपर जाएगा, कितना पॉइंट ऊपर जाएगा, उसका स्टॉप लॉस क्या रखना है, इस पर ये कोर्स डिपेंड करता है। तो ऑप्शंस के वीडियोस भी आगे ऐड होंगे। अगर आपने ये कोर्स अभी बाय किया हुआ है तो वो ऑप्शन के वीडियोस आपको सारे आगे चलकर फ्री मिलेंगे। यस एंड यस, आप
कैश में स्पॉट प्राइस में इंडेक्स की प्राइस इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो ये जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है लाइक सर कि आपका कोर्स कैश पर है तो क्या ये इंडेक्स पर वर्क करेगा? यस, इंडेक्स पर भी एज इट इज वर्क करेगा। अगर मुझे पता है 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर जाएगा तो सारे के सारे स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, उसके कॉल ऑप्शन, निफ्टी के कॉल ऑप्शंस भी ऊपर जाएंगे। तो ये समझने वाली बात है, ठीक है। सो इवन अगर आपका ऑप्शन का डेटा बोल रहा है कि ये नेगेटिव है बट स्टिल कैश का डेटा अगर बोल रहा है वो पॉजिटिव है तो वो ऊपर ही जाएगा। सो इसके लिए समझ लीजिए स्पॉट प्राइस या कैश प्राइस जानना जरूरी है। दूसरी चीज के जो हमारा कोर्स है ये प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बेस्ड है। तो इसका एक चीज ये फायदा है हमारे कोर्स में कि इसमें मैं आपको कोई इंडिकेटर नहीं सिखा रहा हूं। ऐसा नहीं कि लाइक मैं आपको 10-12 इंडिकेटर्स दे दूंगा और आपको उन इंडिकेटर्स को फॉलो करना है एंड उसी से आपको स्ट्रैटेजी बना दी, ऐसा नहीं रहेगा। ये प्योर वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का गेम है और ये स्ट्रैटेजीज ऐसा नहीं है कि लाइक आज वर्क कर रहे हैं, मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो गया तो कल को चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रैटेजीज एज इट इज वर्क करेंगे, लाइफ टाइम वर्क करेंगे। और सबसे मेन फायदा ये है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का इसमें आपको एक प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। जो मेन कंसेप्ट है मार्केट का वो आपको सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाइक ये देखो हम लोग उलझ चुके हैं चार्ट्स के बीच में और ये इंडिकेटर्स के बीच में, बट एक्चुअल में स्टॉक मार्केट पहले भी था, अभी भी है, इंडिकेटर आने से पहले भी था। तो मैं आपको जो इस कोर्स में सिखाने वाला हूँ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन सिखाने वाला हूँ। तो ये चीज को आपको समझना है। इसमें जो स्ट्रैटेजीज मैं आपको दूंगा ऐसा नहीं है कि लाइक यार मैं आपको आज कुछ सिखा रहा हूं खुद कुछ और कर रहा हूं, ऐसा नहीं रहेगा। सारे जो स्ट्रैटेजीज है वो मेरे रियल स्ट्रैटेजीज है, मैं पिछले 4 साल से यूज कर रहा हूं और इन 4 सालों के अंदर मुझे इन स्ट्रैटेजीज में बहुत सारे एरर्स मिले, मैंने बहुत सारे एरर्स को हटाया और इन स्ट्रैटेजीज को और स्ट्रॉन्ग किया और अभी भी मैं करता हूं। आगे चलकर भी जो इसमें अपडेट्स आएंगे रियल स्ट्रैटेजीज में मेरे, वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। देन ये तो मैंने आपको बता दिया कि लाइक सेशंस जो है रिकॉर्डेड है, मल्टीपल टाइम आप देख सकते हैं, रिपीटेडली आप देख सकते हैं। आपको लगता है 6 महीने बाद देखना है आप देख सकते हैं, 1 साल बाद देखना है आप देख सकते हैं। और कोर्स के अभी देखिए बहुत सारे लोगों का ये डाउट होगा लाइक सर रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर यार ये तो मजा नहीं है, इसमें फीस पे करना है और फिर आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड सेशन है, 5 डेज के बीच में आप कभी भी मुझे कॉल करिए, कभी भी आपका डाउट्स पूछना है आप मुझे पूछिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, व्हाट्सएप पे एक ऑडियो भेज सकते हैं मुझे कि लाइक सर ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको ऑडियो में समझा दूंगा। आप कॉल कर सकते हैं, आपका टेलीग्राम मुझसे कनेक्टेड होता है लाइव मार्केट में, तो वहां पे आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर ये 5 डेज का कोर्स हो गया लेकिन एक मुझे छोटा सा डाउट क्लियरिंग सेशन चाहिए तो मैं वीकेंड में वो भी आपके लिए करवा दूंगा। तो वीकेंड में जो है एक आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशन भी होता है। सो मतलब जो सपोर्ट है मेरे तरफ से वो एंड टू एंड है। ऐसा नहीं है कि लाइक यार आज मैंने कोर्स से आपसे फीस ले ली एंड उसके बाद में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। ये कोर्स पूरा 100% वर्थ रहेगा। और अगर इनकेस आपने बोल भी दिया जयेश भाई नहीं यार आपने फीस तो ले ली लेकिन यार सपोर्ट नहीं किया, तो मैं आपको 100% रिफंड दे दूंगा। क्योंकि जो मेरा सपोर्ट है वो जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये वर्थ है, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन का जो आंसर मैं करने वाला हूं, ठीक है। देन ये जो कोर्स है ये सबसे मेन चीज के अकॉर्डिंग टू योर टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक यार रिकॉर्डेड सेशन है तो फिर आपको इसी टाइम पे देखना है तभी देखना है, ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से देखो, रात में देखना है, सुबह देखना है। अब जैसे अभी थोड़ा सा आगे बढ़ के अब हम लोग कंटेंट की तरफ भी देख लेते हैं। कंटेंट भी देखना जरूरी है। सो कंटेंट अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि लाइक जो मैंने कुछ चीजें आपको इसमें से पहले बता दी, जैसे कि मेन चीज जो कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन पर बेस्ड है कोर्स। तो ये जो स्ट्रैटेजीज है ये लाइफ टाइम आपको एज इट इज वर्कआउट करेंगी। इवन मैं 4 साल से यूज कर रहा हूँ। एक्यूरेसी आपने देखी है, ट्रेडिंग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। आपने एक्यूरेसी देखी है, रिस्क रिवॉर्ड देखा है, मेरे ट्रेड्स देखे हैं एंड आपने मेरे प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं, तो ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। समझना है कि वॉल्यूम और प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन तो ये चीज है कि लाइक प्राइस एक्शन अगर आपने सीख लिया, बहुत सारे लोग इंडिकेटर स्ट्रैटेजीज फॉलो करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? बिकॉज के इंडिकेटर्स क्या होता है, मार्केट सेंटीमेंट के साथ में चेंज हो जाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो एज इट इज रहेगा लाइफ टाइम। इवन आप 1998 का भी चार्ट देखेंगे रिलायंस का, तो भी सेम वर्कआउट हो रहा है और अभी भी आप देखेंगे। हाँ, खाली कुछ एग्जीक्यूशंस में डिफरेंस आता है बट स्ट्रैटेजी सेम है अभी के लिए भी, तभी भी सेम थी, अभी भी सेम है। देन इस कोर्स में जो है मैं एक्सपेंसिव रेट्स और चीप प्राइस यहाँ पे कवर करता हूँ कि लाइक ये मैं आपको इसको थोड़ा डिटेल आगे बताऊंगा। इसके जो चीपेस्ट रेट जो होता है वो एक ऐसा रेट होता है जहां पे प्राइस जो है मोस्ट ऑफ द बायर्स वहां पे आते हैं, डिमांड वहां पे बहुत ज्यादा हाई होती है तो प्राइस वहां से जाता है
ऊपर के साइड में। एंड एक्सपेंसिव रेट एक ऐसा रेट होता है जहां पे प्राइस जो है वहां से ऊपर नहीं टिक पाता और वहां पे हाई सप्लाई होने के से गिर जाता है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई जो है कैसे हम लोग ढूंढ कर निकालेंगे वो इस कोर्स का पार्ट रहेगा। इस कोर्स में मैं आपको डिमांड और सप्लाई के बाद में डीप एनालिसिस सिखाऊंगा और प्रॉपर मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिखाऊंगा। हर एक ट्रेड, हर एक जो स्ट्रैटेजी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में, तो ये जो सारे स्ट्रैटेजीज रहेंगे इनके मैं 60 से 70 एग्जांपल्स आपको दिखाने वाला हूं। पहले आपको जो है कोर्स के स्टार्टिंग में मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा कि ये स्ट्रैटेजीज हैं, इसको मैं इस तरीके से यूज करता हूं। फिर मैं आपको आगे लेके जाऊंगा कि लाइक ये स्ट्रैटेजीज तो मैंने आपको सिखा दी, लेकिन इसका मेन कंसेप्ट क्या, कहां से मैंने ढूंढी थी। फिर उसके बाद में मैं आपको उन स्ट्रैटेजीज के रूल्स लिख के दूंगा और उन उन रूल्स के ऊपर मैं आपको जो है 60 से 70 एग्जाम्पल दिखाऊंगा जो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद में मैं 30 से 40 एग्जाम्पल आपको गलत वाले दिखाऊंगा। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि लाइक यार आपको जो है क्या गलत है क्या सही है ये समझ में आ जाएगा। तो जो गलत वाले, जो मिस्टेक्स वाले एग्जांपल है वो भी दिखाऊंगा, जो सही वाले एग्जांपल्स वो भी दिखाऊंगा, और जिनके पीछे मिस्टेक्स हो रही है उनके रीजन भी मैं आपको समझाऊंगा। सो ये जो कोर्स है, पूरा जो कोर्स है, ये जो है बेस्ड है डिमांड सप्लाई वॉल्यूम प्राइस एक्शन और एक्सपेंसिव और चीप रेट। मैंने आपको पहले ही बोला था हमारे जो स्ट्रैटेजीज है वो बाकी लोगों से अलग है। बाकी लोगों से हम लोग टोटली डिफर करते हैं। बाकी लोग कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं, हैमर एंड ऑल, या फिर जो आपने देखा होगा लाइक हेड एंड शोल्डर पैटर्न यार, या फिर दुनिया भर के कप एंड हैंडल पैटर्न, ये हम लोग चीजें नहीं करते। हम लोग इन सब चीजों से अलग हैं, ठीक है। देन मैं आपको एक और चीज बता दूं कि लाइक स्ट्रैटेजी जो है विद प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रहेगी। जैसे आपने देखा ही होगा लाइक मेरा 1:4 हर ट्रेड में मेंटेन होता है, तो ऐसा किसी कोर्स में नहीं रहेगा, ऐसा किसी स्ट्रैटेजी में नहीं रहेगा कि लाइक मैं आपको 1:2, 1:3, 1:4 बना के नहीं दे रहा हूं। हर स्ट्रैटेजी जो मैं आपको मेरे तरफ से शेयर करने वाला हूं वो 1:3 मेंटेन रहेगी। एंड उसको ट्रेड करने में एक अलग मजा आएगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हम लोग छोटा रिस्क लेते हैं, बड़े टारगेट लेते हैं, तो वहां पे डर नहीं होता है, हम लोग पैनिक नहीं होते हैं। आपके पैनिक होने का मेन रीजन ये होता है कि लाइक आप जो है गलतियां ये करते हो कि लाइक आप बड़े स्टॉप लॉस रख दोगे या स्टॉप लॉस नहीं रखोगे, वहां पे आप पैनिक हो जाते हो और गलतियां करके और मिस्टेक्स करते हो। बट अगर स्टॉप लॉस छोटा है तो पैनिक होने का चांस नहीं बनता है, ठीक है। तो हर स्टॉप लॉस छोटा हम लोग लेंगे। उसके बाद में हर ट्रेड का मनी मैनेजमेंट रहेगा कि कितना पैसा डालना है। ऐसा नहीं कि लाइक अंधाधुंध खाली क्या होता है कि हमारा 1:4 तो मेंटेन होता है, 1:4 हम लोग मेंटेन कर लेंगे हर ट्रेड में, लेकिन सपोज 5 ट्रेड किए, 1:4 मेंटेन है, 3 गलत गए, 2 सही गए। अब 2 जो सही जाते हैं अगर मैं क्वांटिटी सही से मैनेज करूं तो सही है, लेकिन जो 3 में लॉस हुआ उसमें अगर आपका 1000 क्वांटिटी है और जिसमें प्रॉफिट हुआ उसमें खाली 100 क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी है, तो वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए स्टॉप लॉस का, रिस्क रिवॉर्ड का, कितना क्वांटिटी डालना है हर ट्रेड में, ये मैनेजमेंट होना चाहिए। ये भी इस कोर्स में कवर अप होने वाला है। तो ये बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि लाइक यार क्वांटिटी कितना डालते हो सर, तो ये वो इस पार्ट में मैनेज होगा। वो आपको बता दिया, स्कैनर आपको रोज सुबह 10 बजे रन करना है और 5 से 10 मिनट में स्टॉक मिल जाता है। अब देखो बहुत सारे लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि लाइक यार सर स्टॉक कैसे ढूंढे, इतना टाइम कैसे मिलेगा, एक एक स्टॉक को देखने का टाइम नहीं है सर, जॉब है। तो वैसा नहीं है, आपका भले ही जॉब है लेकिन अगर आप स्कैनर रन करोगे तो आपको 5 मिनट पे स्टॉक मिल जाते हैं। सारे स्टॉक्स आपके सामने आ जाएंगे इस टाइम पे। अभी ये वीडियो में मैं आपको स्कैनर का डैशबोर्ड नहीं दिखा सकता हूं, बट आपको इसमें एक डैशबोर्ड मिलेगा जिसमें सारे स्टॉक, सब स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दे रहा हूं उसके स्टॉक्स जो है सामने आ जाएंगे, आपको दिखेगा वहां पे वाला हूं कोर्स में। सो होप अब आपके लिए कंसेप्ट क्लियर। हम लोग आ जाते हैं प्रीमियम सपोर्ट्स की तरफ। प्रीमियम सपोर्ट्स को जानने से पहले एक बार मैं आपको फीस बता देता हूं। मैं इस कोर्स के लिए जो है आपसे चार्ज कर रहा हूं 15,000, 15,000 रुपए, और प्लस आपको इसमें जीएसटी देना पड़ता है। देखिए 15,000 प्लस जीएसटी ये कोर्स का प्राइस है, बट इसका जो सपोर्ट है वो आपको एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है और बहुत ही एक नॉमिनल प्राइस। अगर आप देखेंगे बाकी जो कोर्सेस है मार्केट में या फिर आप बाकी ट्रेडर्स को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि वो 40-40, 50-50, 60-60 हजार, और कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिनकी फीस जो है 1-1 लाख तक है। बट मेरा जो चार्ज है वो सबसे कम है, 15,000 रुपीज है, जिसमें मैं आपको मेरे रियल स्ट्रैटेजीज देता हूं। जो सपोर्ट में अगर आप देखेंगे लाइफ टाइम स्टूडेंट्स प्रीमियम ग्रुप का एक आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि लाइफ टाइम एक प्रीमियम ग्रुप आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से, जिसके अंदर लाइफ टाइम जो आपके डाउट्स हैं वो भी क्लियर होंगे। लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप मतलब क्या, जहां पे आपको एक्स्ट्रा ट्रेड्स में शेयर करूंगा, जो मैं फ्री चैनल में डाल रहा हूं वो तो डालूंगा ही डालूंगा, लेकिन साथ में हर एक जो ट्रेड में डाल रहा हूं एक्स्ट्रा ट्रेड, उसके साथ में मैं आपको रीजन भी डालूंगा, और जो मेरा फ्री चैनल में जो ट्रेड आएगा उसके साथ में उसका जो रीजन है कि उसको क्यों खरीदा। देखिए स्ट्रैटेजीज तो मैंने यहाँ पे आपको सिखा दिया, यहाँ पे टोटल जो डे 5 के अंदर सारे स्ट्रैटेजीज हो गए, स्कैनर हो गए, लेकिन इनको ढूंढने के बाद में लाइव मार्केट में वो कैसा दिखता है पैटर्न, ये जानना भी, और एक लाइव सपोर्ट आपको चाहिए, वो आपको जो है इस प्रीमियम ग्रुप से मिलता है, जहां पे एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी आपको मिल जाएंगे विद प्रॉपर लेवल्स, प्रॉपर रीजन, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड,
सारे जो मेरे स्ट्रैटेजीज है वो वेल रिस्क रिवॉर्ड मैनेज्ड है, तो वो भी वहां पर आपको मिल जाता है। तो जो प्रीमियम ग्रुप का जो सपोर्ट मिलने वाला है, यही मेन सपोर्ट मैं आपको दे रहा हूं, जिसके अंदर कि आपको एक्स्ट्रा लेवल्स भी मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा ट्रेड्स भी, और हर ट्रेड का रीजन मिलेगा। प्लस अगर आप देखेंगे बाकी लोगों का 5-5 6-6 हजार रुपए दे के आप उनको उनके ग्रुप ज्वाइन करते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं होता, टोटली वर्थलेस होते हैं और आपका और नुकसान करा देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैं हर ट्रेड के पीछे रीजन डालता हूं, और हर ट्रेड रीजन के साथ में मैं आपको जो है उसके बारे में 4 से 5 लाइन में वहां पे लिखता भी हूँ, ऑडियोज में भी एक्सप्लेन करता हूँ, मार्केट सेंटिमेंट्स के वीडियो भी आपको वहां पे आ जाते हैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो उसके बाद में एक आपको जो है लाइफ टाइम प्रीमियम स्कैनर आपको मिलने वाला है मेरी तरफ से। और इससे पहले मैं आपको आगे कंटिन्यू करूं, प्रीमियम जो ग्रुप रहेगा ये टेलीग्राम पे रहेगा। ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि लाइक सर वो कहां मिलता है, वो टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। देन यहां पर जो है लाइफ टाइम प्रीमियम स्कैनर आपको मिलने वाला है। तो जो मेरा स्कैनर है वो आपको लाइफ टाइम मिलेगा, जिसके अंदर आपको स्टॉक ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी एफएनओ के इतने सारे स्टॉक है दुनिया भर के, एक एक स्टॉक को कहां आप ढूंढते बैठेंगे, कहां पैटर्न बन रहा है, पैटर्न तो मैंने दे दिया, उसको ढूंढने के लिए आपको एक एक स्टॉक को खोलना पड़ेगा ना। तो वो टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए ये स्कैनर है। तो स्कैनर का फायदा ये रहेगा कि लाइक आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा अपना। अगर आप जॉब करते हैं, बिजी पर्सन है, स्टूडेंट है, बिजी पर्सन है, तो उस केस में आप स्कैनर रन करिए, आपको तुरंत स्टॉक मिल जाता है। आपको 11 बजे टाइम मिलता है ट्रेडिंग के लिए, 2 बजे मिलता है, 1 बजे मिलता है, जब भी आप आएंगे 5 मिनट में आपको स्टॉक मिल जाएगा स्कैनर की वजह से, ठीक है। बट हाँ, स्कैनर का मतलब ये नहीं कि लाइक आपको जो स्टॉक है वो ट्रेड ही करना है, उसमें वो खाली आपको, वो रोबोट है, वो आपको स्टॉक्स देगा, बट आपको डिसाइड करना है अपने आंखों से कि वो सही है या नहीं। देन आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मेरी तरफ से मिलेगा, लाइफ टाइम आपके डाउट सॉल्विंग, लाइफ टाइम आपको कुछ भी इश्यूज आते हैं, लाइफ टाइम आप अपने कुछ भी क्वेश्चन है आपको, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोर्स के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, जो भी आपको पूछना है वो आप मुझे पूछ सकते हो। तो एक लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। अलग से आपको एक मैं सेशन भी देने के लिए तैयार होता हूँ कि बाकी जो लोग हैं उनसे, तो आपको अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं बाकी ट्रेडर्स का, तो आपको दिखेगा लाइक वो आपसे बात तक नहीं करते हैं, उनका कोई टीम मेंबर आके आपको सपोर्ट देता है। मेरे केस में मैं आपको खुद से सपोर्ट देता हूँ, आपका हर एक डाउट में खुद समझता हूँ और खुद से आपको हेल्प करता हूँ। देन एक लाइफ टाइम डाउट सॉल्विंग का जो सेशन मैंने अभी आपको बोला कि लाइफ टाइम जो है आपके डाउट सॉल्विंग, जो भी इश्यूज रहेंगे वो भी मैं यहाँ पे कवर करूंगा। देन जो भी न्यू स्ट्रैटेजीज आएंगे ना, उसके ऊपर भी मैं आपको यहाँ पे वीडियोस दे देता हूँ। जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे अपडेट्स आएंगे, स्ट्रैटेजी अपडेट हो गए, आप देख लो, जिस जिस वेबसाइट से मैं आपको एक्सेस देने वाला हूँ वहां पर भी आपका कोर्स अपडेट हो जाता है। सो मतलब कि जो मेरी तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है ना, वो एंड टू एंड रहेगा। कोर्स अपडेट होगा, उसके भी वीडियोस मिलेंगे, आगे चल के ऑप्शन का डेटा आएगा, उसके भी वीडियोस मिलेंगे, आगे चल के कुछ और केस स्टडीज में ऐड करूंगा, आगे चल के जो नए टेक्नोलॉजीज आएंगे, जो मैं सीख रहा हूँ, ग्रैप कर रहा हूँ, वो आपको भी मैं सिखाऊंगा, वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो ये जो कोर्स, ये एक ही बार आपको लेना है, लेकिन लाइफ टाइम आपको सीखने को मिलेगा। देन हर एक ट्रेड जो स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, जैसे अगर मेरा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑरो फार्मा में, तो मैं आपको बता दूंगा कि ऑरो फार्मा में स्टॉप लॉस हिट होने का क्या रीजन है, ये उस वीडियो में, उस प्रीमियम ग्रुप में यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो प्रीमियम ग्रुप है, ये सब कुछ है आपके लिए, ऐसा समझ लो। तो अगर आप ये कोर्स कर रहे हो, मेरे साथ में जुड़ रहे हो, तो ये प्रीमियम ग्रुप आपके लिए वैल्यू रखता है, ये याद रखना। अगर आप कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो ये प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना जरूरी है आपके लिए, ये स्टार्ट रखना। और ये प्रीमियम ग्रुप में आपको ज्वाइन, इसमें लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिलने वाला है। सो होप आपको सारी डिटेल समझ में आ गई। फीस भी एक नॉमिनल फीस है, कोई ज्यादा फीस मैं आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ, 15,000 है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझसे डिटेल्स मांगिए, मैं आपको इसके इस वीडियो के साथ में नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस पर आप पेमेंट कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो भी ऑप्शंस अवेलेबल है, क्योंकि कुछ लोगों के पास में इतना बड़ा अमाउंट नहीं होगा इस टाइम पे, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करके ईएमआई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईएमआई करना भी पॉसिबल है। 15,000 आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको लाइफ टाइम मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। आप इस कोर्स को स्टार्ट करिए। इस कोर्स के बीच में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। पूछते हैं कि कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कोर्स का। तो कैपिटल जो रिक्वायरमेंट है, ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना कैपिटल यूज करना है। ये मुझ पर नहीं है या मेरे स्ट्रैटेजीज पर नहीं है कि आपको इतना ही। देखिए, अगर मैं ऑप्शन ट्रेडर होता तो उस केस में मैं आपको बोलता कि 40,000 रख लो, 30,000 रख लो, बट हम लोग कैश ट्रेडर हैं, तो एज ए कैश ट्रेडर आप जितना रिस्क लेंगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट यूजुअली जो है, मैं मानता हूं कि इंट्राडे में हम लोग 1% आराम से निकाल लेते हैं, शॉर्ट टर्म में हम लोग 6 से 7% निकाल लेते हैं। तो अगर 1% इंट्राडे में हम लोग निकाल लेते हैं, अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज करते हैं तो 1,000 रुपए का आपको प्रॉफिट आराम से निकलता है। बट हमें मार्जिन भी मिलता है, आपको पता होगा जैसे, तो मार्जिन यूज करके हम लोग 4,000 तक का प्रॉफिट आराम से निकाल सकते हैं। तो 4% हम लोग इंट्राडे में बुक करते हैं। तो आपको जो कैपिटल आप डाल रहे हो उस हिसाब से डालिए कि
करके, क्योंकि देखिए अगर 1% का प्रॉफिट हो रहा है तो थोड़ा सा रिस्क भी आपको लेना पड़ता है, तो रिस्क जो है स्टार्टिंग में इनिशियली जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स होते हैं वो करते नहीं है गेस, बट हमारे केस में ऐसा नहीं रहेगा। हमारे केस में हम लोग सब देखकर सोच समझकर पूरा रिस्क मैनेज करके ट्रेड करेंगे। तो उस केस में कैपिटल इट्स टोटली अप टू यू, आप कितना डाल रहे हैं, 10,000 डालेंगे तो भी चलेगा, 5,000 डालेंगे तो भी चलेगा। इनफैक्ट मैं मानता हूं कि अगर आप न्यू ट्रेडर हैं, नए आए हैं मार्केट में, तो आपको स्टार्टिंग में 1,000 रुपए डालना चाहिए। अगर 1,000 रुपए का 2,000 रुपए हो जाता है तो आपकी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है। 1,000 का 2,000 हो गया, 2,000 का 4,000 हो गया, तो आपका 1 लाख का 2 लाख भी हो जाएगा, 2 लाख का 4 लाख भी हो जाएगा। तो ये समझने वाली बात है। इनिशियली थोड़ा सा आप सेंस ऑफ ह्यूमर अगर आपका यूज करें अच्छे से, तो एक समझ में आती है कि स्टार्टिंग में इनिशियली आके सबको लॉस ही करना होता है, मिस्टेक्स में कैपिटल लूज करना ही पड़ता है। तो क्यों ना स्टार्टिंग में कैपिटल डालने के बजाय थोड़ा सीखने के लिए प्रैक्टिस ही कर ले अच्छे से, स्ट्रैटेजीज को रिस्क रिवॉर्ड ही मैनेज कर ले, ये ज्यादा जरूरी रहेगा। देन इंडेक्स का जो है मैंने आपको बता दिया, जैसे कि इंडेक्स के बारे में भी मैं कवर करने वाला हूं इसके अंदर, नो डाउट। देन कोर्स जो है लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा, यस लाइफ टाइम कोर्स अवेलेबल रहेगा। और एनरोल करने के लिए आपको जस्ट मुझे मैसेज करना है, मैं आपको जो है इसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाके आपको पेमेंट इनिशिएट करना है। आप क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग कहीं से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। स्टार्ट करिए, जुड़िए, और जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाता है, लिंक पे आप पेमेंट करते हैं, जस्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपसे खुद से पर्सनली बात करके आपको गाइड कर दूंगा इसके अंदर। सो होप